A very good day to everyone. So now we are starting with the last class of the May 24 live batch, offense and penalty. इसके अलावा कुछ माइन्यूट से चैप्टर्स हैं, जैसे रिटर्न है, इनवॉइस वाला चैप्टर है, दैट विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब. वो रिवीजन भी वही है, वो रिकॉर्डेड सेशन भी वही है, तो उसे या तो रिवीजन कंसिडर करो या ऐसे कंसिडर करो, एक ही बात रहेगी, रिटर्न एंड योर इनवॉइस. फिर इसके बाद रिफंड चैप्टर है, तो अगेन रिफंड वाज मोस्ट रिक्वेस्टेड चैप्टर फॉर मी, तो रिफंड भी फुल फ्लेज आई विल बी गिविंग यू ऑन यूट्यूब, जिसमें पूरा पहले हम फ्लो समझेंगे, फ्लो के बाद रिटर्न रिफंड में जो जो लिंकेज होनी चाहिए वो करेंगे, और वो भी 1 या 2 क्लास में ही खत्म हो जाता है. रिफंड में जो इम्पोर्टेंट है वहां मैं बता दूंगी कि यही रूल है जो इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा उसमें से कुछ आता नहीं है. तो 3 चैप्टर्स लेते के हमारे, और जैसे हमने डिस्कस किया था आईटीसी के क्वेश्चंस तुम्हें रिकॉर्डेड चाहिए और ऑल टाइम के लिए चाहिए, तो फिर आईटीसी का रिवीजन प्लस क्वेश्चन यूट्यूब पे ही रख दूंगी मैं, ताकि तुम लोग एक बार पूरे क्वेश्चंस को सिर्फ रिवीजन वीडियो के थ्रू क्या कर सको, गो थ्रू कर सको. ठीक है. Regarding custom, entire custom for every student will be uploaded on YouTube. तो पूरा custom I will be uploading there only. ठीक है. चल, तो आज स्टार्ट करते हैं ऑफेंस एंड पेनल्टी के साथ. ये जो ऑफेंस एंड पेनल्टी चैप्टर है ज्यादा लंबा नहीं है, बट मैं बताऊं इसको याद करने में फॉर श्योर दिक्कत होगी. दिक्कत इसलिए होगी, तुम्हें लगेगा यार यहाँ पे भी तो वही ऑफेंस लिखा है, फिर वही यहाँ पे भी पेनल्टी दे दी, इधर भी वही ऑफेंस लिखा है, यहाँ पे भी पेनल्टी दे दी. बट इसको थोड़ा सा समझदारी से समझने की जरूरत है. अब मैं कुछ जो अभी बातें करने वाली हूँ यहाँ पे, वो ऑलरेडी एक सेक्शन है, बट मैं फ्लो चेंज कर रही हूँ, तो मैं अभी बातों बातों में पहले थोड़ा सा 10 एक मिनट समझा देती हूँ, तो तुमको बेस बन जाएगा. अब क्या होता है, जब भी डिपार्टमेंट तुम पे क्या लगाती है, कोई आरोप लगाती है, डिपार्टमेंट बोलती है यू हैव डन दिस ऑफेंस, तो उसका मतलब ये कि वो मान के बैठे हैं कि तुम्हारा जो इंटेंशन था वो यही था कि तुम गलती कर रहे हो. मतलब कल्पेबल स्टेट तुम्हारी मेंटल स्टेट मानी जाती है कि तुम क्या थे, गलत सोच के ही कुछ कर रहे थे. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, इसका मतलब ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है उस सामने वाले पर्सन के ऊपर, कि वो प्रूफ करके बताए कि नहीं भाई मैंने गलत नहीं किया है, मेरा कल्पेबल स्टेट नहीं था. ठीक है. अब डिपार्टमेंट, ये तो हो गया कि हाँ भाई सामने वाले की क्या मानी जाती है, कल्पेबल स्टेट. ये एक सेक्शन है जिसमें सिर्फ यही चीज बता के रखी है कि तुम्हारी कल्पेबल स्टेट अज्यूम कर ली जाती है. चलो ठीक है, अज्यूम कर ली. उसके बाद क्या बोलते, सपोज तुम्हारी कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म हो, अगर तुम्हारी कंपनी ने कुछ गलत किया, ठीक है, अगर तुम्हारी कंपनी या पार्टनरशिप फर्म ने कुछ गलत किया, तो एवरी डायरेक्टर कंपनी के केस में एंड एवरी पार्टनर इन केस ऑफ पार्टनरशिप, वो लोग भी क्या रहेंगे, लाइबल रहेंगे. एवरी डायरेक्टर, एवरी ऑफिसर हु इज रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वो क्या रहेगा, पेनल्टी के लिए लाइबल रहेगा. लेकिन उससे अगर प्रूफ करना है कि ये मेरा नेग्लिजेंस नहीं था, या फिर मैंने कोशिश की थी कि मैं इनको रोकूं कि ये गलत काम मत करो, फिर भी इन्होंने क्या किया, ऐसा कुछ किया, मतलब उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि उसकी रजामंदी नहीं थी, तभी जाके वो डायरेक्टर क्या हो सकता है, पेनल्टी के उससे छूट सकता है, और ऑफिसर्स क्या हो सकते हैं, छूट सकते हैं, या पार्टनर क्या हो सकता है, छूट सकता है. तो ये भी एक जनरल क्लॉज था. अब ये लोग साथ साथ क्या देते हैं, देखो दो चीज होती है, एक होता है आप पे पेनल्टी लगाएंगे, एक होता है आप पे प्रोसिक्यूशन लगाएंगे. पेनल्टी मतलब सिर्फ पैसा दो, लेन देन खत्म. लेकिन व्हाट अबाउट प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन मतलब अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी. समझ में आया? तो प्रोसिक्यूशन के लिए तुम्हें कंपाउंडिंग मिलती है कि ले दे के बात रफा दफा करते, ठीक है तुमको जेल नहीं भेजते. दैट इज नोन एज व्हाट, प्रोसिक्यूशन. प्रोसिक्यूशन के लिए जब आपको क्या मिलती है, इम्यूनिटी मिलती है, उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस. कंपाउंडिंग मतलब पैसा दे के लेते के खत्म करते, फिर प्रोसीडिंग्स हटाते हैं. तुम पे प्रोसिक्यूशन क्या करते हैं, हटा देते हैं. अब जब तुम कुछ गलत काम करने जाते हो, तो तुम तो गलत काम करते हो, कुछ लोगों को हेल्प भी करते हो, तो हेल्प करने के लिए पेनल्टी अलग है, गलत करने के लिए पेनल्टी अलग है. अब याद करो 73 74 अगर नहीं हो पाया, क्योंकि 73 74 तब नहीं होगा जब सप्लाई नहीं है. नो सप्लाई एंड यू हैव इशूड इनवॉइस. जब सप्लाई नहीं है तो टैक्स नहीं है, टैक्स नहीं है तो डिमांड नहीं आ सकती, डिमांड नहीं है तो रिकवरी भी कैसे आएगी. तब 73 74 का नोटिस वाज नॉट पॉसिबल. तब याद है मैंने कहा था जाएंगे हम ऑफेंस एंड पेनल्टी में.
तो तुम्हें वही सारे ऑफेंसेस यहाँ पे भी दिखेंगे। फिर हम सोच रहे हो तो यहाँ पे ऐसा क्यों करके दे दिया, क्योंकि ये तो 73 74 में भी था और सेम पेनल्टी 73 74 में भी। तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि अगर 73 74 स्टैंड आउट नहीं कर पाया, याद करो हमने 74 का नोटिस दिया था, वो सस्टेन नहीं किया तो हम मान रहे थे कि 73 में जाएगा, और अगर वो 73 में नहीं गया तो क्या उसको पेनल्टी नहीं लगाओगे? क्योंकि याद है अगर 73 में नहीं जा पाया, क्योंकि 73 का टाइम लिमिट निकल चुका है नोटिस इशू करने के लिए, तुमने लेट इशू किया था फ्रॉड का नोटिस, तो 73 भी सस्टेन नहीं करेगा, प्रोसीडिंग्स तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, खत्म करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है क्या कि ऑफेंस भी नहीं लगाएंगे, इसका मतलब ये कि और कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे? अरे नहीं, इसका मतलब ये अब 122 में आओ, क्योंकि यहाँ पे जो ऑफेंस एंड पेनल्टी लिखी है यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं है। तो अगर कहीं पे तुम टाइम लिमिट से पीछे हट गए या फिर उस सेक्शन को नहीं लगा पाए जो स्पेसिफिक सेक्शन है, और यू कैन नॉट अप्लाई पेनल्टी ड्यू टू द स्पेसिफिक सेक्शन, दैट मीन्स वेलकम टू ऑफेंस एंड पेनल्टी चैप्टर। देन हम कुछ ऐसी पेनल्टी होगी जो छोटी मोटी होगी, मतलब 5000 से नीचे की पेनल्टी को बोलते हैं माइनर पेनल्टी। 5000 से नीचे की जो पेनल्टी होती है, जो तुमने ऑफेंस किए 5000 की मुश्किल से है, तो दैट इज व्हाट माइनर पेनल्टी। ठीक है, या फिर प्रोसीजरल, कुछ प्रोसीजर में तुमसे गड़बड़ हो गई तो प्रोसीजरल गड़बड़ को भी बोलते हैं माइनर डिफॉल्ट, कि तुमने थोड़ा सा माइनर ब्रीच किया है। ठीक है, कहीं पे भी अगर कुछ नहीं दिया किसी चीज के बारे में कि कितनी पेनल्टी लगे, तुमने ऑफेंस किया लेकिन कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं, जनरल में कुछ कवर नहीं है, तो ऐसी कोई गलती जो कहीं पे भी लिख के नहीं रखी, उसकी जनरल पेनल्टी कितनी है? 25,000। तो हमने अभी एक नॉर्मल सेक्शन किया, कल्पेबल सेक्शन, कि मान लेते कि तुम्हारी स्टेट ऑफ माइंड ऐसा था कि तुम धोखाधड़ी या फिर कुछ गलत काम ही कर रहे थे, तुम प्रूफ करो। फिर माइनर डिफॉल्ट क्या होता है? व्हेन इट इज लेस देन 5000, ये प्रोसीजरल डिफॉल्ट। और जनरल पेनल्टी कितनी है? जनरल पेनल्टी इज 25,000 की पेनल्टी। मैम कंपाउंडिंग कब मिलती है? जब प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होता है उसके लिए मिलती है तुमको वन टाइम कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग कितनी मिलेगी, क्या मिलेगी, अब अपन देखते हैं। अगर ढंग से किया तो 1 आवर में भी ये चैप्टर खत्म हो जाता है, बट प्रॉब्लम ये है ये चैप्टर की लर्निंग थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन में बता दूंगी कि जनरली उसी से क्वेश्चन आता है, बट गारंटी नहीं ले सकती। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। छोटा सा चैप्टर है ऑफेंस एंड पेनल्टी। अब सबसे पहले इसमें क्या स्टार्ट होता है? सबसे पहले सेक्शन नंबर 122 है। मैं बोलती हूँ रुक जाते हैं, सेक्शन नंबर 122 अभी नहीं करते क्योंकि हम फ्लो अपना अलग कर रहे हैं, सॉरी, तो इसलिए तो अभी मैं 122 पे नहीं आती, मैं डायरेक्टली आती हूँ किस चीज के ऊपर। 122 मैंने अभी छोड़ दिया। मैम ये गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है कि कुछ गलतियां हुई हैं? क्योंकि गवर्नमेंट कलेक्शन करता है स्टेटिस्टिक्स अलग अलग लोगों से, इंफॉर्मेशन ले सकता है गवर्नमेंट। तो मैंने फ्लो अभी ये नहीं स्टार्ट किया कि गलती हुई। सबसे पहले गलतियां कहाँ से पता चलेगी? देखो, जनरल तो अभी मैंने बता दिया कि जनरल पेनल्टी इज 25,000। मैम गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। ठीक है, तो किसी भी पर्सन को गवर्नमेंट बोल सकती है कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई रिटर्न फाइल करना होगा, तो 151 में रिटर्न फाइल करवाएंगे। अभी कौन सी इंफॉर्मेशन बैंक से बोलेगी? पोस्ट ऑफिस से बोल सकते हैं। मतलब किसी भी पर्सन से बैंक बोल, ये गवर्नमेंट बोल सकती है कि हमको इंफॉर्मेशन दो, रिटर्न फाइल करके दो 151 में। 151 का जो रिटर्न है, ये वही रिटर्न है जो इंफॉर्मेशन वगैरह देने के लिए होता है। तो अगर जिस पर्सन को बोला, बैंक को बोला होगा, इंश्योरेंस कंपनी को बोला होगा, मतलब किसी को भी, कोई और पर्सन भी हो सकता है जिसको बोला भाई रिटर्न दे, इंफॉर्मेशन दे, और अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं देता या फिर वो इंफॉर्मेशन क्या नहीं करता, फाइल नहीं करता, रिटर्न फाइल नहीं करता, और अगर फाइल कर भी दिया, दे भी दिया, तो गलत दे रहा है। तो सबसे पहली शुरुआत क्या होती है? इनको इन्फॉर्मेशन मैम कहाँ से मिलती है? इनको इन्फॉर्मेशन किसी भी पर्सन से मिल सकती है जिसको ये बोलेंगे दे भाई इन्फॉर्मेशन दे, रिटर्न फाइल करके दे। अगर उसी पर्सन ने गलत इन्फॉर्मेशन फाइल किया, इन्फॉर्मेशन फाइल ही नहीं की, तो पहली शुरुआत तो उसी से हो जाती है कि भाई तेरे को पेनल्टी लगेगी कितने की? 10,000। तो आई एम गोइंग विद द फ्लो। अभी हमने गवर्नमेंट के माइंडसेट से सोचा, कहीं पेनल्टी नहीं लिखी है तो 25। फिर गवर्नमेंट के माइंडसेट से सोचा ये इन्फॉर्मेशन लाते कहाँ से? तो जहां से ये इन्फॉर्मेशन लेके आते, अगर वही लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे या इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे,
तो वहीं से पहला स्टेज ऑफ पेनल्टी क्या स्टार्ट होता है, 10,000 तक में एक्सटेंड, मतलब मैक्सिमम पेनल्टी उनकी कितनी है, 10,000। ठीक है मैम, लेकिन अगर नहीं सुधरेंगे, क्योंकि वैसे ही पेनल्टी का अमाउंट ना बहुत कम लेके रखा है, नहीं सुधरे तो क्या करोगे, अगर ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस है तो 100 रुपीज एवरी डे फॉर द कंटिन्यूएशन, मैक्सिमम 25,000 विच एवर इज लो। तो पहले तो नॉर्मल 10,000 दिया, कंटिन्यू करते हो तो 100 रुपए पर डे, मैक्सिमम कितना जाएगा, 25,000, मतलब इन दोनों में से लोअर ही आएगी आपकी पेनल्टी। अब मैम ये पेनल्टी हो गई सीजीएसटी एसजीएसटी की, और यही पेनल्टी अगर आईजीएसटी में हो तो इट वुड बी 20,000, मतलब सब डबल कर दो। और ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि आप जनरली वो आईजीएसटी का सपोज करो क्या दे रहे होंगे, इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, और तुम क्या लिख के आ रहे होगे, पेनल्टी लिख के आ रहे होगे सीजीएसटी एसजीएसटी की। देख लेना कि उन्होंने इंटर स्टेट सप्लाई के रिस्पेक्ट में पेनल्टी मांगी है या इंट्रा स्टेट सप्लाई के रिस्पेक्ट में पेनल्टी मांगी। तो अभी तक अपन ने 2 पेनल्टी की, तुम्हें समझ में आनी चाहिए। एक तो कर ली जनरल वाली, कुछ नहीं लिखा तो 25,000। एक वो की है कि अगर सामने वाला जिससे इंफॉर्मेशन मांगी, या तो वो इंफॉर्मेशन नहीं देता, या फॉल्स इंफॉर्मेशन देता, या रिटर्न 151 का फाइल नहीं करता, या फिर फॉल्स फाइलिंग करता है, तो मे एक्सटेंड टू 10,000। और अगर ये कंटिन्यू करता है तो हर दिन 100 रुपए की इसकी पेनल्टी, जो मैक्सिमम कितनी जाती है, 25,000। तो इसमें से ऑल्दो विचएवर इज लोअर ही आता है, ये हो गई दूसरी पेनल्टी। बट आईजीएसटी में इंटू 2 करना ना भूलें। डन, 2। चलो मैम, इनसे तो हमने इंफॉर्मेशन वगैरह जो लेनी थी ले ली। आपने अभी अभी कुछ बताया था ना, माइनर डिफॉल्ट, ये वही है। कुछ चीजों को गवर्नमेंट खुद बोलती है तुमने छोटा मोटा गलती की है, माइनर ब्रीच की है। कुछ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है जो तुमने कंप्लाई नहीं की, तो अभी बोला था ना ये कौन सी माइनर ब्रीच वाली पेनल्टी है। माइनर ब्रीच वाली पेनल्टी मतलब जब तुमने जो गलती की है ना, वो 5,000 से कम की गलती, या फिर प्रोसीजरल मिस्टेक है जिसको इजीली हम रेक्टिफाई भी कर लेंगे। प्रोसीजर मिस्टेक है, इजीली रेक्टिफाई हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं 5,000 से कम हो, या फिर प्रोसीजर मिस्टेक हो तो उसको बोलते हैं जनरल माइनर डिफॉल्ट। अभी तक क्या किया, 25,000, 10,000 कंटिन्यूएशन, 100 रुपए पर डे, और 25,000 विच एवर इज लेस। और एक अभी किया कि जनरल क्या होता है, माइनर डिफॉल्ट क्या होता है, 5,000 से लेस होते हैं, या फिर क्या होता है, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, तुमने कुछ तो गलत किए लेकिन उसको रेक्टिफाई करने के लिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी अभी जनरल चल रहा है, ये पढ़ने की कहाँ जरूरत है, इसको एग्जाम में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैम कब ऐसा होगा कि ये लोग पेनल्टी इंपोज करेंगे, तो बता रहे हैं कि सेक्शन 127 ने पावर दिया है कि वो पेनल्टी इंपोज कर सकती है गवर्नमेंट। तो ये सिर्फ पावर का क्या है, पावर है कि पेनल्टी कब कब इंपोज कर सकते हो। देखो कोई बंदा अगर रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, ये तुमने पढ़ा होगा असेसमेंट एंड ऑडिट में, कि अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करता, या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन का असेसमेंट कर रहे हो, या फिर समरी असेसमेंट कर रहे हो, ये तीनों असेसमेंट कहाँ पढ़ के रखे, असेसमेंट एंड ऑडिट में। या तो बंदा रिटर्न फाइल नहीं करता, या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन का हमको असेसमेंट करना, या समरी असेसमेंट करना, या डिमांड एंड रिकवरी 73 74 के अकॉर्डिंग करनी है, या सीजर हो गया, या कॉन्फिस्केशन हो गया, ये सारे केसेस में पेनल्टी लेवी की जा सकती है। तो ये एक जनरल सेक्शन है, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछेंगे कहाँ कहाँ पे पेनल्टी इम्पोज होगी। यहाँ पे क्यों लिखा है ये, अब वो समझो। जब तुम अभी मेरे साथ सेक्शन 122 करोगे, उसने बहुत सारे ऑफेंस कवर किए, 123 में बहुत सारे ऑफेंस कवर किए, पर ये स्पेसिफिक ऑफेंस है, यहाँ पे भी इन स्पेसिफिक सेक्शन में पेनल्टी लग सकती है। जनरल इज 122, 123, इट्स ऑल जनरल ऑफेंस एंड पेनल्टी। बट कैन यू सी कि ये सब स्पेसिफिक है, ये 73 74 एक स्पेशल सेक्शन है, उस स्पेशल सेक्शन में ही ये पेनल्टी जानी चाहिए। और अगर ये स्पेशल सेक्शन किसी रीजन से इम्प्लाई नहीं हो पाया, तो वी हैव ना 122 123, उसमें से जहां पे ये सूट करेगा वहां पेनल्टी लगा देंगे। इसीलिए पावर पहले यहाँ दी कि जनरल की जगह स्पेसिफिक सेक्शन है पेनल्टी लगाने के लिए। अगर हमने अभी पढ़ा था ना, हो सकता है 73 सस्टेन ना करे, हो सकता है 74 सस्टेन ना करे, तब कहाँ पेनल्टी लगाओगे। तो 127 तुम्हें क्या देता है, पावर देता है कि अगर यहाँ पेनल्टी नहीं लगी स्पेसिफिक सेक्शन में,
तो बाय डिफॉल्ट तुम चले जाना किसमें, 122 में पेनल्टी लगे। आई ये बात समझ में? तो इसको एक बार की रीडिंग मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ओनली रीड। इसको रटना नहीं, कुछ नहीं करना, एग्जाम के लिए भी सिर्फ रीड करके जाना, इसका कुछ नहीं आने वाला। तो अभी तक तो बेस क्या बना, गवर्नमेंट को कुछ कुछ पता है कि जनरल पेनल्टी होती है 25, गवर्नमेंट को कुछ माइनर पेनल्टी पता है 5000 है, तो वो माइनर डिफॉल्ट है एक्चुअली, ठीक है, या प्रोसीजरल चीजें हैं जिसको रेक्टिफाई किया जाता है, वो भी माइनर है। गवर्नमेंट गई इंफॉर्मेशन मांगने, इंफॉर्मेशन देने वाले ने ही धोखा दे दिया, या तो दिया ही नहीं या गलत इंफॉर्मेशन दी, तब एक्सटेंड टू 10,000, और अगर ये कंटिन्यू होता है तो 100 रुपीज पर डे और 25,000 विच एवर इज लोअर। और आईजीएसटी में इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना। मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि तुमको याद होनी चाहिए, मेरे तरफ से कम 50% लर्न करके जाओ। उसके बाद क्या है मैम, इसके बाद आता है सीधे, ये लोग चाहे ना मैम कुछ पेनल्टी को वेव भी कर सकते हैं, इनकी मर्जी, जीएसटी काउंसिल से पूछेंगे, जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन है तो उन सर्कमस्टेंस में पेनल्टी वेव ऑफ कर देंगे। कतई काम का नहीं है, क्योंकि कुछ अभी तक बताया नहीं, बिल्कुल काम का नहीं। तो इन शॉर्ट अभी तक तो हम कहाँ हैं, जनरल ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब फाइनली स्टार्ट होता है कि मैम जनरल हो गया, माइनर हो गया, कल्पेबल वाली चीजें कर ली कि कल्पेबल होता है, ये वाला 129 सेक्शन इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा तुम्हारे लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर इसके बाद आते हैं हम अभी 120 के बाद 130, यस 130 भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये दो सेक्शन रटे हुए होने चाहिए जो अभी अपन रटेंगे भी। फिर आते हैं जनरल पे अभी, और जनरल क्या बोलता है, कॉन्फिस्केशन और पेनल्टी नॉट टू इंटरफेयर। कभी भी ऐसा होता है कि तुमको पेनल्टी लगा दी, ठीक है, कभी ऐसा हो गया कि तुम्हारे गुड्स जब्त कर लिए गए, कॉन्फिस्केशन हो गया तुम्हारे गुड्स का, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई और पनिशमेंट तुम पे लगी होगी तो उसको रोक दिया जाएगा। योर कॉन्फिस्केशन और पेनल्टी विल नॉट इंटरफेयर इन एनी अदर पनिशमेंट, दूसरी पनिशमेंट को कोई हार्म नहीं होगा, वो कंटिन्यू चलती रहेगी। तो ये भी क्या मेरे लिए एक्चुअल में काम का था, एज सच तो नहीं है, बस बता दिया कि कॉन्फिस्केशन के अपने रास्ते हैं और दूसरी पनिशमेंट तुमको लगे तो वो तो लगेगी। कॉन्फिस्केशन का मतलब नहीं है दूसरी पनिशमेंट से छूट मिलेगी। यहाँ पे मैंने एक सेक्शन क्रिएट किया, क्यों, यहाँ पे पेनल्टी की बात नहीं चल रही, अब यहाँ से आ गई पनिशमेंट की बात। अब तुम जब मेरे साथ 122 पढ़ोगे, 122 बताता है पेनल्टी, फिर उसी में से कुछ चीजें ऐसी लेके रखी है इन्होंने, बोल रहा है कि अगर पेनल्टी के बाद हमें तुम्हारे को जेल में भी भेजने की जरूरत पड़ी ना, तो 132 ने ये वाले सारे सेक्शन, ये वाली चीजें बताई है कि इन चीजों के लिए तुम जेल भी जा सकते, तुम्हें पनिशमेंट भी हो सकती। तो फाइन इज डिफरेंट थिंग, पेनल्टी इज डिफरेंट थिंग, पर वही 122 के ही कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे। अगर वो पॉइंट्स तुमने किए तो हो सकता है कि कमिश्नर बोले कि भाई तेरे पे तो पनिशमेंट भी लगाएंगे, दैट इज प्रोसिक्यूशन। और यहां जब प्रोसिक्यूशन की बात आ गई कि अगर तुम पे प्रोसिक्यूशन लग सकता है, तो प्रोसिक्यूशन के बाद बात किसकी आती है, कंपाउंडिंग। तो पहले भी मैं क्या बता रही हूँ, सिर्फ चैप्टर की सेगमेंटिंग, बीच में जनरल ही भरे पड़े। अब जनरल में हमने क्या किया था, 25 हो गया, कहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं, माइनर ब्रीच हो गया, कल्पेबल वाला हो गया, ऑफेंस बाय कंपनी भी अभी अभी किया अपन ने। अगर कंपनी ने कोई ऑफेंस किया है, ठीक है, तो ऑफेंस बाय कंपनी दैट इंक्लूड्स फर्म, तो हर एक पर्सन क्या होगा, कमिटेड होगा, हर एक पर्सन को पनिशमेंट लगेगी, हम मान लेंगे कि एवरी पर्सन इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस, हर एक गिल्टी है। लेकिन जिसने भी, वेयर एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय कंपनी, और ये प्रूफ कर दिया जाता है, क्या प्रूफ करते कि हमारा कंसेंट नहीं था या फिर नेग्लिजेंस हमने शो नहीं किया, तो फिर क्या होगा, वो लोग छूट जाएंगे। अदरवाइज हर एक डायरेक्टर, हर एक मैनेजर, हर एक सिक्योरिटी, सबको क्या होगा, गिल्टी माना जाएगा। यही तो पढ़ा था, या तो प्रूफ कर दो कि तुम्हारी गलती नहीं थी, किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर की गलती नहीं थी, किसी की गलती नहीं थी, ये प्रूफ कर दो। अगर प्रूफ नहीं कर रहे तो हर एक डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी पर्सन, सबको क्या लगाएंगे, सारी ऑफिसर वाली कैटेगरी जो है, इन सबको क्या लगेगा, पेनल्टी लगेगी। और ये जनरल सा सेक्शन आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट।
तो फ्लो अभी क्या है, कंपनी है तो सबको घेरे में लेके पनिशमेंट लगाई जाती है, ठीक है। पनिशमेंट मिली है तो उसकी कंपाउंडिंग भी मिलेगी तुमको, तुम्हें ही अप्लाई करना पड़ेगा कंपाउंडिंग के लिए, वो मन से स्यूमोटो कंपाउंडिंग नहीं देंगे, तुमको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा और तुमको कंपाउंडिंग मिल सकती है। अभी इसको क्यों नहीं करी, जब मैं पनिशमेंट कराऊंगी तब उसके साथ ये वाला करवाऊंगी कि पनिशमेंट के साथ क्या मिलती है, कंपाउंडिंग मिलती है, एंड कंपाउंडिंग इज माय लास्ट सेक्शन। तो अभी मैंने क्या किया, क्या ये बता दिया तुमको ऑफेंसेस बाय कंपनी, कंपनी ने ऑफेंस किया तो एवरी डायरेक्टर मैनेजर ऑफिसर सबको गिल्टी मानेंगे, लेकिन वो अगर प्रूव करते कि उनका गिल्ट नहीं था, वो नेग्लिजेंट नहीं थे, तो उनको छोड़ देंगे। यहाँ तक ओके। अब कई बार क्या होता है मैम, ऑफेंस लगाना मतलब क्या, ऑफेंस एंड पेनल्टी मतलब कहीं ना कहीं सामने वाला अपने लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट तो उसको दोगे, वो कुछ बोलेगा भी, हाँ बिल्कुल बोलेगा, वो बातें करेगा, वो बताएगा मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा हुआ था, स्टेटमेंट देगा, एविडेंस देगा, फैक्ट्स देगा। तो यहाँ बोल रहे कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे हमें चेक करना पड़ेगा रेलिवेंस ऑफ स्टेटमेंट। मतलब देखो कई बार क्या होता है, मैंने किसी पे पेनल्टी लगाई, उसको बोला कि बता प्रूफ कर, शो कॉज नोटिस दिया कि बताओ क्यों तुम पे ये वाली पेनल्टी ना लग जाए। अब सामने वाला बंदा बोलेगा तो सही, ठीक है। अब सामने वाले पर्सन ने क्या किया, अपना स्टेटमेंट दिया, सामने वाले पर्सन ने अपना स्टेटमेंट दिया कि देखो ये बात है, मैंने ऐसा नहीं किया, ये सर्कमस्टेंस थे, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ठीक है। मतलब ही इज ट्राइंग टू प्रूव, ही हैज गिवन रिस्पॉन्स, ठीक है। तो बोलते हैं सामने वाले पर्सन ने सपोज किया मैम रिस्पॉन्स दिया, या फिर मैंने उसको समन दिया था। समन का मतलब क्या होता है, हमारे सामने प्रेजेंट हो, डिपार्टमेंट के सामने जाओ, वो बंदा आया, तो किसी भी इंक्वायरी और प्रोसीडिंग में सामने वाले को हमने बोला और वो सामने वाला आया, उसने अपना स्टेटमेंट दिया, लेकिन अब जिस पर्सन ने अपना स्टेटमेंट दिया अब क्या हो गया, ही इज डेड, या फिर अब वो गायब हो गया। हो सकता है ना किसी के खिलाफ गवाही दे दो तो कई बार उसको उठा ही लेते हैं, तो जो भी हुआ, या तो पर्सन रहा नहीं, या फिर कैन नॉट बी फाउंड, या फिर अब ऐसी हालत में हो गया कि और एविडेंस ही नहीं दे सकता। और ये होता है, हमारी पुरानी मूवी में तो ऐसा बहुत होता था। या फिर और इज केप्ट आउट ऑफ द वे बाय एडवर्स पार्टी, या फिर सामने वाली एडवर्स पार्टी उसको दूर रख रही है कि वो कुछ बोल ही ना पाए, और whose presence cannot be obtained without amount of delay, या फिर अगर उसका होना मिल जाएगा लेकिन पता है कि डिले तो होगा, तो उसने जो एविडेंस दिया होगा ना उसी एविडेंस को कंसिडर किया जाए। तो पहले जो वो बोल के गया था ना, जो स्टेटमेंट दिया था, यस दैट स्टेटमेंट विल बी कंसिडर्ड। अब वो रहा नहीं, या मिल नहीं रहा, या आ नहीं पा रहा, या आएगा लेकिन देरी से आएगा, तो फिर ऐसे सरकमस्टेंस में जैसा कोर्ट को लगता है, अगर कोर्ट को लगता है कि उसका स्टेटमेंट कंसिडर किया जाना चाहिए तो कंसिडर किया जाए। या फिर अ पर्सन हु मेड द स्टेटमेंट इज एग्जामिन्ड एज विटनेस इन द केस बिफोर द कोर्ट, या फिर ऐसा कोई पर्सन जिसने स्टेटमेंट दिया और वही विटनेस बन रहा है, तो भी उसके स्टेटमेंट को क्या किया जाएगा, नेचुरल जस्टिस के प्रोसेस के लिए, कि हाँ पूरा जस्टिस देना है लोगों को, उस प्रोसेस के लिए उसका स्टेटमेंट भी कंसिडर होगा। तो या तो बंदा गया, या मिल नहीं रहा, या फिर अब इस हालत में नहीं है कि एविडेंस दे, या फिर देर से आएगा, या फिर एज अ विटनेस कंसिडर कर लिया गया है, तो यहाँ पे इसके स्टेटमेंट को कंसिडर किया जाएगा। इट इज अगेन अ जनरल सेक्शन। तो फ्लो समझे, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को लगानी है पेनल्टी, पेनल्टी लगाने के लिए चाहिए इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का सेक्शन हमने दिमाग में रखा, इंफॉर्मेशन मिलेगी, सही मिली तो ठीक है, गलत मिली नहीं मिली तो 10,000 था, या फिर कंटिन्यूएशन पे 100 रुपीज पर डे, और 25,000 विच एवर इज लोअर था। अब सामने वाले को नोटिस चला गया, बेचारे को नोटिस गया, हम बोल रहे जनरल पेनल्टी, तो क्या लगाओगे, जनरल 25। हम बोल रहे हैं माइनर ब्रीच है, उसको छोड़ दो, माइनर ब्रीच क्या होते हैं, लेस देन 5,000, या फिर प्रोसीजर डिफॉल्ट जिसको हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने सामने वाले को क्या सोच के देते नोटिस, कल्पेबल स्टेट वाला ही बंदा है। अगर ये कंपनी हुई तो कंपनी में सबको, मैनेजर, डायरेक्टर, ऑफिसर, सेक्रेटरी, सबको डिफॉल्टी माना जाएगा, उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि नेग्लिजेंस शो नहीं किया, हमारी रजामंदी नहीं थी, वो ये लोग प्रूफ करेंगे।
फिर सपोज करो प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, प्रोसीडिंग में किसी बंदे ने स्टेटमेंट दे दिया, कुछ देने वाले चले गए, कुछ मिल नहीं रहे, जो भी हुआ, या फिर अब वो स्टेटमेंट नहीं कि एविडेंस नहीं दे पाएंगे, तो ऐसे केस में उनके जो स्टेटमेंट है वो कंसिडर किए जाते हैं। तो आई होप एज अ पार्ट ऑफ स्टोरी तुमको थोड़ा वो कनेक्टिविटी आ रही है। चलो, तो ये भी हो गया ऑफेंस बाय द कंपनी, डन। ये हो गया मेरा स्टेटमेंट का रेलिवेंस, डन। अब क्या प्रॉब्लम है? अब ऐसा नहीं मैम, गलतियां सिर्फ दूसरे लोग नहीं करते, कई बार ऐसा होता है कि गलतियां करने वाले गवर्नमेंट वाले भी हो सकते हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है। कई बार अदर गवर्नमेंट सर्वेंट भी हो सकते हैं। क्या बोलना चाह रही हूँ? बोलना ये चाह रही हूँ, GSTIN नेटवर्क, मेरा GST नेटवर्क है, उस पर काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनके पास दूसरों की इंफॉर्मेशन भी होती है। बैंक के पास दूसरे लोगों की इंफॉर्मेशन भी होती है। इंश्योरेंस कंपनी दूसरे लोगों की इंफॉर्मेशन भी होती है। तो बोलता है एनी पर्सन एंगेज्ड इन कनेक्शन विद कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक अंडर 151 और कंपाइलेशन और कंप्यूटराइजेशन और एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स दैट हैज एक्सेस टू एन इंफॉर्मेशन। बोल रहा देखो, ऐसे पर्सन जिसके पास इंफॉर्मेशन थी, याद है तुमने अभी किया था सेक्शन 151 का रिटर्न फाइल करना, वही लोग फाइल कर सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो जिस पर्सन के पास पावर थी कि वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, या फिर गवर्नमेंट वालों के पास तो सारे स्टेटिस्टिक लेते हैं ना, सेंट्रल स्टेट के ऑफिसर्स जो है उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है। अब उन्होंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम क्या किया, अगर डिस्क्लोज कर दी कोई भी इंफॉर्मेशन, या फिर कोई भी रिटर्न का जो कंटेंट है वो डिस्क्लोज कर दिया किसी और को जानबूझ के, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, तो ऐसे में अगर वो अपनी ड्यूटी एग्जीक्यूशन करते वक्त या फिर क्या कर रहे हैं किसी और को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने इंफॉर्मेशन लीक कर दी, तो ऐसे केस में क्या होगा, उनको भी तो पनिशमेंट होनी चाहिए। तो shall be punishable with an imprisonment that may extend to 6 months or fine that may be 25,000 or more। भाई तुमको, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन थी, तुमने क्या किया, अपनी ड्यूटी का नाजायज फायदा उठाया और इंफॉर्मेशन किसी और को दे दी, तो ऐसे केस में तुमको मिनिमम मतलब लग सकती है, हो सकता है 1 महीने का भी इम्प्रिजनमेंट हो, 2 भी हो, बट मैक्सिमम 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकता है। और वो कितने का होगा? फाइन 25,000। लेकिन हाँ, तुम गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी हमको गवर्नमेंट से कि तुम्हारे अगेंस्ट ऐसे चले जाए। और अगर गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो हमारा कमिश्नर ही क्या कर देगा, परमिशन दे देगा। तो इम्पोर्टेंट इज विथ रिस्पेक्ट टू परमिशन। तो अभी मैं बेस क्रिएट कर रही हूँ क्या, कि कभी पनिशमेंट लगाने जाना तो पता तो हो कि गलती करने वाले कितने लोग हो सकते हैं। तो अगर इंफॉर्मेशन मांगी, इंफॉर्मेशन नहीं दी, या रिटर्न ही नहीं दिया, या गलत रिटर्न दिया, तो वहां पे हो तुम कहाँ पे, 10,000 वाले में। लेकिन यहाँ पे किसी और को वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हो, तो ऑफिसर, अगर तुम गवर्नमेंट वाले हो तो सबसे पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे, गवर्नमेंट वाले नहीं हो तो कमिश्नर से परमिशन लेंगे, और फिर तुमको पेनल्टी लगा सकते हैं 25,000, या फिर इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं 6 महीने, या फिर दोनों, क्योंकि गलती तुम्हारी ज्यादा है। क्यों? तुम रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे जिसने इंफॉर्मेशन लीक कर दी। ठीक है, अभी बेस क्या है, फिर से कुछ लोगों से इंफॉर्मेशन मांगी तब वो गलती करते हैं, या फिर ये लोग डिस्क्लोज ही कर दे अगर इंफॉर्मेशन, तो भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो हमको वो दोनों चीजों को साथ में करना है। कैसा? 133 और वो वाले सेक्शन को साथ में करना, कि अगर गलती दे रहे, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे तो पेनल्टी अलग है, बट अगर डिस्क्लोज कर रहे हैं ये इंफॉर्मेशन तो पेनल्टी अलग। और डिस्क्लोज करने में सिर्फ ये स्टैटिस्टिक वाला नहीं आता, कोई और भी पर्सन जिसके पास इंफॉर्मेशन हो, बैंक हो सकता है, प्रॉपर ये पोस्ट ऑफिस हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं ये लोग। ठीक है, डन। फिर आता है, चलो मैम जो भी हो, आपने बोला कल्पेबल स्टेट वाला भी कर लिया। ये बोलते हैं कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस क्या है, मतलब ये है कि जब तक कमिश्नर ना कहे तब तक कोई भी कोर्ट अपने हाथ में केस नहीं लेगा। एक बार परमिशन किसकी लगेगी? कमिश्नर की तो लगेगी। कोई भी ऐसा पेनल्टी वाला केस है, सामने वाला कोर्ट में जाना चाहता है, तो तब तक कॉग्निजेंस ऑफ कोई भी ऑफेंस नहीं हो सकता जब तक
परमिशन किसकी ना आ जाए, कमिश्नर की परमिशन नहीं आ जाती, तब तक कोई भी कोर्ट वगैरह इंटरफेयर नहीं करेंगे मामले में। कमिश्नर की भी तो रजामंदी होनी चाहिए कि अपील हो जाए, ठीक है, कर लो अपील। आया वापस आ, अब जो हमने किया वो क्या किया पहले किया कि मैम ये देखो, कुछ लोगों से इंफॉर्मेशन मांगी, जनरल वाला हो गया, फिर उसके बाद उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया, फिर वही जनरल किसको कहाँ पे कितनी पनिशमेंट लगेगी, कंपनी में कितने लोगों को लगेगी, फिर कई जगह पावर दे दी कि पनिशमेंट लगा सकते हो, पेनल्टी लगा सकते हो, उसकी पावर है। सारे जनरल सेक्शन खत्म हो, सारे के सारे जितने भी जनरल सेक्शन थे सब खत्म हो। अब मैं बात चालू करती हूँ किसके ऊपर, अभी भी मैं 122 पे नहीं जा रही हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला 122 ही है। फिर अपन आते हैं पीछे। अब ये क्या है मैम, देखो कई बार क्या होता है, ट्रांसपोर्टर गाड़ी में सामान रख के जा रहा है, ट्रांसपोर्टर क्या कर रहा है, गाड़ी में सामान रख के जा रहा है और उसको पता था ये जो सामान उसकी गाड़ी में है, इट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड इन कॉन्ट्रावेंशन टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, या फिर सामने वाले सामान पे बिना टैक्स पे किए तुम उसको इधर से उधर कर रहे हो, या फिर ई वे बिल नहीं दिया, कुछ तो तुमने गड़बड़ की, तो यहाँ पे बोलते हैं डिटेन कर लेंगे, सीज कर लेंगे, हाँ रिलीज भी करेंगे गुड्स को और तुम्हारे कन्वीनियंस को, जो भी तुम यूज कर रहे हो ना व्हीकल, वो और गुड्स हम रिलीज भी करेंगे। तो ये सेक्शन किसके बारे में, ये सेक्शन डिटेंशन के बारे में भी है, सीज के बारे में भी, और ये डिटेन सीज करने के बाद रिलीज कैसे करेंगे वो भी बताना। तो दोनों है, सॉल्यूशन भी है, प्रॉब्लम भी है। तो बोलते हैं एक्ट में कुछ भी लिखा हो, अगर कोई पर्सन किसी ऐसे गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर, तो मेरा कीवर्ड क्या है, अगर वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करे या फिर स्टोर भी करता है, ट्रांसपोर्ट करना या स्टोर करना दोनों चीजें कवर है ये सेक्शन में। तो अगर वो किसी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है या स्टोर करता है व्हाइल दे आर इन ट्रांजिट, ट्रांजिट के टाइम या तो स्टोर करेगा या ट्रांसपोर्ट करेगा, और वो ट्रांसपोर्टेशन ऐसा हो रहा है इन कंट्रावेंशन टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट, एक्ट के अगेंस्ट जाके करो। तो तुम्हें याद है मूवमेंट करते हो तो ई वे बिल चाहिए, क्यों ई वे बिल नहीं बनाया, तुम्हें याद है 2.5 लाख के ऊपर तो ई वे बिल चाहिए ही होता है, बट कई कई केसेस है जहाँ 2,50,000 भी नहीं हो तो भी ई वे बिल चाहिए, क्यों नहीं बनाया। तुम्हें पता होना चाहिए इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो जीएसटी पे करना था, तुमने जीएसटी क्यों नहीं पे किया, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना था अगर इंटर स्टेट सप्लाई करना है, क्यों नहीं लिया। मतलब ऐसे बहुत कोई भी प्रोविजन ऑफ द एक्ट क्या हो सकते हैं, कॉन्ट्रावेन हो सकते हैं। तो अगर एक्ट के अगेंस्ट जाके ट्रांसपोर्ट कर रहे हो या फिर ट्रांसपोर्ट के दौरान उन गुड्स को क्या करते हो, स्टोर करते हो अपने पास, कि 2 दिन पहले अपने पास रख ले फिर किसी और को पहुंचाना, वॉट एवर इट इज, तो बोलते हैं तुम्हें पता है कि वो गुड्स क्या होंगे, लाइबल फॉर डिटेंशन सीजर। हाँ डिटेंशन सीजर के बाद रिलीज तो कर देंगे, अब रिलीज कैसे करेंगे क्यों करेंगे वो बताएं। तो तुम्हारे पास जो भी गुड्स होंगे, जो भी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट होंगे, वो सब हम हमारे पास जब्त कर लेंगे। और सिर्फ ये गुड्स नहीं होंगे, कन्वेंस नहीं होगा, गुड्स नहीं होंगे और डॉक्यूमेंट नहीं है, जो तुम व्हीकल यूज कर रहे हो ना उसको भी हम कॉन्फिस्केट करेंगे, अपने पास डिटेन करेंगे। आया, चलो डिटेंशन वगैरह हो गया, यहाँ से नहीं पढ़ रही हूँ अब मैं, ये नहीं पढ़ रही क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे आती हूँ, इसके लिए प्रॉपर देख के रखा है उन्होंने चार्ट। चलो मैम डिटेन वगैरह कर लिया, ठीक है, डिटेन करने के बाद क्या होगा, तुमको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, तो फिर ले जाओ तुम अपने गुड्स भी वापस लेके चले जाओ, जो तुम व्हीकल यूज कर रहे थे वो भी वापस लेके चले जाओ, कोई बात नहीं, तुमसे गलती हुई, तुमने पेनल्टी भरी, सबसे इंपॉर्टेंट पेनल्टी यही है, वो भी ले जाओ और गुड्स भी लेके जाओ। तो देखो गुड्स दो तरह के हो सकते हैं मैम, बिल्कुल, लेकिन उससे पहले तुम्हारे गुड्स को मैंने जब्त किया, राइट, कॉन्फिस्केट किया तुम्हारे गुड्स को, चाहे वो टैक्सेबल हो या एग्जेम्प्ट, तो मैंने गुड्स को कॉन्फिस्केट किया। ओनर सामने खुद से भी आ सकता है ना, अरे क्यों मेरे गुड्स को कॉन्फिस्केट कर दिया, बता दो क्या गलती हो गई, मतलब सामने वाला खुद आगे। बट अगर ये स्मगलिंग चल रही होगी तो तुमको लगता है सामने वाला खुद आगे आएगा, तुमको ढूंढ के निकलना पड़ेगा उसको, तो दोनों केस होंगे, या तो सामने वाला आगे आएगा या तो सामने वाला सामने नहीं आएगा। तो जब खुद सामने आ रहा है तो फिर वही होगी ना बात, थोड़ा सा नरमी बरती जाएगी, कम पेनल्टी लेंगे, लेकिन सामने वाला खुद नहीं आ रहा है, एक तो हमको मेहनत करके ढूंढ के निकालना पड़ रहा है उसको, तो पेनल्टी अलग होगी और ऑब्वियसली वो ज्यादा ही होगी पेनल्टी। पहले ये बेस समझ में। अब
मैम अगर ये टैक्सेबल गुड्स हुए तो क्या? टैक्सेबल गुड्स है तो कितना टैक्स पे करना है? वर्ड याद रखना, टैक्सेबल गुड्स है तो कितना टैक्स पे करना है? जितना टैक्स पे करना है उसका 200% पेनल्टी, 200 डायरेक्ट। टैक्सेबल गुड्स हैं, सामने वाला सामने आ गया, टैक्सेबल गुड्स हैं, सामने वाला सामने आ गया, तो टैक्स कितना पे करना है? जितना टैक्स पे करना है, चाहे सीजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, उसका डायरेक्ट 200% हमको दे दो पेनल्टी। ये तो हो गया टैक्सेबल के लिए, क्योंकि टैक्स पे करना है। अगर एग्जेम्प्ट हुए तो ये गायब हो जाएगा टैक्स, तो कैसे कैलकुलेट करोगे पेनल्टी? बोलते हैं गुड्स की कुछ तो वैल्यू होगी, देयर वुड बी सम वैल्यू ऑफ द गुड्स, तो गुड्स की जितनी वैल्यू है उसका 2%। वैल्यूएशन तो निकालना आता है ना अपने को, वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो वो दे के ही रखेंगे तुमको, गुड्स की वैल्यू ऑफेंस एंड पेनल्टी में दी रहती, तो गुड्स की जितनी वैल्यू उसका 2% और 25,000 विच एवर इज लोअर। अब क्योंकि यहाँ सिर्फ 2% था तो यहाँ पे इसको डबल कर दिया, आईजीएसटी में क्या कर दिया उसको डबल, टैक्स को क्यों डबल नहीं किया? ऑलरेडी 200% था। तो मैम सामने वाला खुद सामने आता है, टैक्सेबल गुड्स लेके आता है, तो टैक्स का 200% कैसे भी केस में, चाहे वो आईजीएसटी हो सीजीएसटी हो। लेकिन अगर मैम ये एग्जेम्प्ट है तो वैल्यू का 2% और 25,000 विच एवर इज लोअर, और अगर ये आईजीएसटी है तो वी हैव टू डबल 4% ऑफ 50,000 विच एवर इज लोअर। मैम सामने वाला तो सामने ही नहीं आ रहा, ढूंढ ढूंढ के निकाल लिया, तो ढूंढ ढूंढ के निकाल लिया, तो टैक्स का 200% तो ठीक है, इंटेक्ट है, याद रखो। सामने वाला सामने नहीं आया, टैक्सेबल गुड्स है, तो इसको कुछ मत करना, ये वैसा की वैसा ही है, पर एड ऑन करना है। क्या एड ऑन? तुम्हारा वैल्यू ऑफ गुड्स देखेंगे, उसका 50%, इनमें से जो भी हायर होगा वो पेनल्टी होगी, तो टैक्स का 200% या फिर 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स विच एवर इज हायर, और यही अगर आईजीएसटी हुआ तो 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और 200% ऑफ द टैक्स विच एवर इज। और मैम एग्जेम्प्ट हुए तो एग्जेम्प्ट के केस में लोअर लिमिट सेम है, देखो दोनों जगह सेम है, चाहे सामने वाला सामने आए या नहीं आए, लेकिन वहां 2% था या 5% है, और यहाँ कितना है? 10%। फिर से मैम डिटेंशन हो गया, सीजर हो गया, रिलीज करने की बात आ रही। डिटेंशन क्यों करोगे, सीजर क्यों करोगे? क्योंकि ऐसे गुड्स लेके जा रहे हो, ऐसे व्हीकल में लेके जा रहे हो, तुम्हें पता है ट्रांसपोर्ट कर रहे हो या स्टोर कर रहे हो इन ट्रांजिट, जो कॉन्ट्रावेंशन टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट है, तो हम सीज करेंगे और डिटेन करेंगे, गुड्स को डिटेन करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को सीज करते हैं और उसको रिलीज भी कर देंगे। लेकिन कब रिलीज करेंगे चिराग? रिलीज करेंगे अगर सामने वाला खुद सामने आ गया। तो टैक्सेबल गुड्स है तो टैक्स का 200%, चाहे सीजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, और एग्जेम्प्ट है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का 2%। वैल्यू ऑफ सप्लाई बोल दिया मैंने, गलत बोला, यहाँ सप्लाई नहीं, ट्रांजिट में चल रही चीज, तो गुड्स की वैल्यू लिखना, वैल्यू ऑफ सप्लाई मत लिख देना, क्योंकि सप्लाई है या नहीं तुम्हें भी नहीं पता, कि ऐसे ही लेके जा रहा हो। वैल्यू ऑफ गुड्स का 2% और 25,000 विच एवर इज लोअर, और उधर हो जाएगा 4% ऑफ 50,000 विच एवर इज लोअर, हमें वो सामने आया ही नहीं तो 200% ऑफ द टैक्स तो सेम रहा, बट 50% ऑफ वैल्यू, और इधर आ जाएगा 100% ऑफ वैल्यू आईजीएसटी में, और एग्जेम्प्ट है तो 5% ऑफ द वैल्यू इंस्टेड ऑफ 2%, और इधर 10% हो जाएगा, लोअर लिमिट तो वही 25,50,000 सेम। Giving you 1 minute to write down this penalty, the most important penalty of offense and penalty chapter, A plus category, और इसका क्वेश्चन जनरली आता है, तो 1 minute to write down, बिना देखे लिखो।
लिख लिया? चलो, अब वो बात हुई गुड्स की। मैम गुड्स तो टैक्सेबल हो सकते हैं, एग्जेम्प्ट भी हो सकते हैं। आप भूल गए कि वो व्हीकल जो वो यूज कर रहा था, वो व्हीकल का भी तो प्रॉब्लम है ना। क्या प्रॉब्लम है? वो व्हीकल भी तो रिलीज करवाना पड़ेगा कि नहीं? तो बोलते ठीक है, वो व्हीकल भी तुम्हारा रिलीज करके दे देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा वो व्हीकल रिलीज हो, तो या तो जो हम पेनल्टी बता रहे हो वो पेनल्टी दो, जो भी उन्होंने पेनल्टी लगानी है वो डिपेंड करेगा, ये वो पेनल्टी दो, या फिर 1 लाख। इन केस ऑफ आईजीएसटी इट वुड बी 2 लाख, विच एवर इज लेस। तो जो उन्होंने पेनल्टी प्रिस्क्राइब की है वो लोग प्रिस्क्राइब करेंगे, उसको कंपेयर करो 1 लाख से, तो विच एवर इज लेस। या फिर अगर आईजीएसटी है तो 2 लाख, तो तुम्हारे व्हीकल को भी हम क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। मैम एक चीज बताओ, क्या आपने तो पेनल्टी बोल दी कि दे दो पेनल्टी दे दो, सामने वाला अगर ये पेनल्टी नहीं देता है विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ पेनल्टी, पेनल्टी ऑर्डर रिसीव होने के बाद भी 15 दिन के अंदर अगर वो सामने वाला पेनल्टी नहीं देता है, तो तुम अगर पेनल्टी नहीं दोगे तो हम रिकवरी कैसे करेंगे? ये डिमांड एंड रिकवरी नहीं है जहाँ 3 महीने का टाइम मिले। सुन रहे हो मेरी बात? डिमांड एंड रिकवरी में 3 months का टाइम था। ये डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर नहीं है, बट पेनल्टी की भी तो रिकवरी स्टार्ट होनी चाहिए ना। बट अगर पेनल्टी अदर देन 7374 है, बहुत ध्यान से, 7374 का टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी रिकवरी का टाइम होता है 3 months। रिकवरी तब 3 महीने बाद स्टार्ट होती है, या फिर अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है क्यों 3 months देना, नहीं देना 3 months, तो वो कम टाइम भी दे सकता है। बट इफ इट इज नॉर्मल पेनल्टी, ये वाली डिटेंशन सर्च एंड सीजर वाली पेनल्टी, यहाँ पे 15 दिन का टाइम है भाई, दे दे पेनल्टी, क्योंकि तेरे गुड्स हमारे पास, प्रोडक्ट हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन वाला व्हीकल हमारे पास, कितने टाइम हम संभाल के रखेंगे? 15 दिन का टाइम दे दिए। 15 दिन में नहीं देते तो इतना जगह नहीं है वेयर हाउसिंग का, हम लोग क्या करें, खर्चा उठाए, गवर्नमेंट इतना नहीं उठाएगी। वो गुड्स को वो डिस्पोज कर देंगे, सेल कर देंगे और रिकवरी ले लेंगे। और ये जेन्युइन है ना, इतना सारा प्रोडक्ट तुम्हारा संभाला, गवर्नमेंट कितने वेयर हाउस बना के रखेगी कि तुम्हारे प्रोडक्ट सजा के रखे कि कब भाई साहब आएंगे और हमको पेनल्टी दे के जाएंगे। सीधे 15 दिन वेट किया, नहीं आए, सेल डिस्पोज। कुछ केसेस में गवर्नमेंट को लगता है कि 15 दिन से कम टाइम देना है तो वो कम टाइम दे देंगे। आया? ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मैम कब ऐसा होगा कि आप डिटेंशन कर नहीं सकते? आपने क्या बोला, कॉन्ट्रावेंशन टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अगर कॉन्ट्रावेंशन टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट हुआ है तो कॉन्फिस्केशन, डिटेंशन, सीजर वाली चीजें स्टार्ट होगी, लेकिन ऐसे केस में नहीं होगी। कैसा केस? अरे बेचारे से गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई कंसाइनर या कंसाइनी का नाम लिखने में, तो क्या तुम सीजर डिटेंशन कर दोगे कि कॉन्ट्रावेंशन टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट? याद रखना है ये। स्पेलिंग मिस्टेक कोई बात नहीं मैम, पिन कोड एरर हो गई, 411051 लिखने की जगह बेचारे से 2 लिखा गया, तो पिन कोड एरर के लिए तुम डिटेंशन वगैरह नहीं करोगे कि स्टेट तो ये लिखी, स्टेट का पिन कोड तो तुम्हारा मैच ही नहीं कर रहा, मतलब तुम गड़बड़ कर रहे हो, कुछ ऐसा नहीं हो। Subject to correction, condition that error in pin code should not have an effect of increasing the validity period। बस एक चीज याद रखना, पिन कोड एरर ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ईवे बिल की वैलिडिटी इंक्रीज हो जाए। तुमने जानबूझ के क्या किया है, अगर महाराष्ट्र ले जा रहे हो, पिन कोड कहीं और का लिख दिया, जिसके कारण वैलिडिटी होती है ना किलोमीटर बेस्ड, अगर किलोमीटर बेस्ड तुम्हारी वैलिडिटी इंक्रीज हो रही है तब डिटेंशन हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट, इनमें भी, इन सारे पॉइंट्स में भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आया समझ में? तो स्पेलिंग मिस्टेक चलेगा, पिन कोड एरर चलेगा, लेकिन ऐसी पिन कोड एरर नहीं चाहिए जिससे तुम्हारा वैलिडिटी पीरियड क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। मैम गलती से एड्रेस कंसाइनी का क्या हो गया, गलत हो गया, एड्रेस की एरर है, या फिर ईवे बिल है, ईवे बिल में जो डॉक्यूमेंट नंबर है, एक आध डॉक्यूमेंट नंबर में डिजिट में मिस्टेक हो गई, कोई डॉक्यूमेंट की रेफरेंसिंग कर रहे थे, डिजिट गलत लिख दिया गलती से, या फिर एचएसएन कोड लिख रहे थे, तो फर्स्ट 2 कोड्स क्या है, करेक्ट है। एचएसएन कोड 4 नंबर का भी होता है, 6 नंबर का भी होता है, पहले के जो करेक्ट है ना, ठीक है, बाद में कभी एक आध मिस्टेक हो गई डिजिट की, कोई बात नहीं। मैम व्हीकल नंबर में डिजिट की मिस्टेक हो गई एक आध, चलेगा, मतलब इतना भी वो कंसिडर करे, लेकिन कंसिडर इस शर्त पे नहीं कर रहे कि तुमको कॉन्फिस्केशन नहीं करेंगे, पेनल्टी लगाएंगे, हर एक मिस्टेक पे 500 रुपए की पेनल्टी है।
और अगर ये IGST हुआ तो ये 1000 रुपए की पेनल्टी है हर मिस्टेक। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि कब कॉन्फिस्केशन नहीं करेंगे, सर्च नहीं करेंगे, सीजर नहीं करेंगे। तो कॉन्फिस्केशन डिटेंशन सीजर नहीं होगा अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर पिन कोड में एरर है, बस वो वैलिडिटी इंक्रीज ना करे, अगर कंसाइनी का एड्रेस गलत है, तुम्हारा HSN कोड पहले के 2 नंबर तो सही है, बाद में कुछ मिस्टेक हो गई, या फिर व्हीकल नंबर में कोई मिस्टेक हो गई, तो इन सब चीजों में, या फिर ई वे बिल में डॉक्यूमेंट की रेफरेंसिंग की होगी, डॉक्यूमेंट नंबर लिखने में तुमसे एक आध जगह कोई गलती हो गई, माफ तो है ये गलतियां, सीजर नहीं होगा, डिटेंशन नहीं होगा, बट हर गलती पे 500 रुपए की पेनल्टी है, और ये IGST है तो 1000 रुपए की पेनल्टी। तो ये हो गया तुम्हारा कॉन्फिस्केशन, ये डिटेंशन एंड सीजर। मेरा वर्ड बार बार भले ही कॉन्फिस्केशन निकल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये जब्त कर ले, डिटेन करके, सीज करके अपने पास रख ले, क्योंकि यहाँ पे अब फिर एक सेक्शन आता है कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और योर व्हीकल, जो भी व्हीकल तुम यूज कर रहे हो, अब ये 130 अलग है। तो डिटेंशन एंड सीजर इज अ डिफरेंट सेक्शन, दैट इज 129। बट व्हेन इट कम्स टू ओनली कॉन्फिस्केशन, जब्त करके रख लिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो वर्ड में भले ही बार बार कॉन्फिस्केशन लिख रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, 129 इज अबाउट ओनली डिटेन करके रखना, सीज करके रखना। बट व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फिस्केशन? अब कॉन्फिस्केशन के कारण क्या हो सकते हैं समझो। अगर तुमने रिसीव किया या सप्लाई किया किसी भी गुड्स को कॉन्ट्रावेंशन टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट, या ट्रांसपोर्ट की बात नहीं चल रही, ट्रांसपोर्टेशन के केस में इट इज डिटेंशन एंड सीजर। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की अभी बात नहीं चल रही, यहाँ बोल रहे कभी तुम सप्लाई भी करते हो या रिसीव भी करते हो ना, मतलब तुम सप्लाई करते हो, बिजनेस करते हो, सप्लाई करते हो, सप्लाई कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो कॉन्ट्रावेंशन टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट में, या फिर डज नॉट अकाउंट फॉर एनी गुड्स, तुम्हें ऐसे गुड्स जिस पे टैक्स पे होना चाहिए तुम उस पे टैक्स पे नहीं करते, या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे जबकि तुमको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, या फिर तुम क्या करते हो, टैक्स का इवेजन करने में इन्वॉल्व हो। मतलब यहाँ पे कुछ और नई नई चीजें बोल दी उसने। देखो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो गुड्स यूज करते थे, यूज एनी गुड्स एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द carriage of goods in contravention to the provision of the act unless the owner of the conveyance prove that it was used without the knowledge। बात समझो मेरी, ये रहा वो व्हीकल, ये व्हीकल को क्या किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है, हाँ 129 में, राइट। अब इसी को हम कॉन्फिस्केट भी कर सकते हैं, मतलब जब्त करके अपने पास, गवर्नमेंट के पास पहुंचा देंगे। और बड़ी स्टेज, कॉन्फिस्केट मतलब 15 दिन के लिए हमारे पास है, छुड़वा लो, रिलीज कर देंगे। कॉन्फिस्केट होने के बाद रिलीज होगा या नहीं होगा डिपेंड करती है चीजें, हो सकता है वो रिलीज भी ना करे। तो अगर तुम क्या करते हो, पूरे एक्ट को कॉन्ट्रावेंट करते हुए सप्लाई करते हो, या फिर कोई गुड्स रिसीव करते हो, या फिर टैक्स भरते नहीं हो, या फिर टैक्स की चोरी करते हो, या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेते, या फिर ऐसे कन्वेंस को यूज किया है कॉन्ट्रावेंशन टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट में, तो यस यहाँ पे होगा कॉन्फिस्केशन। यहाँ क्या होगा, कॉन्फिस्केशन होगा, और यहाँ पेनल्टी लगेगी सेक्शन 122 की। स्लो जा रही हूँ क्योंकि अब लिंकेज चालू हो रहा है इन पेनल्टी से, 3 ही पेनल्टी बची है बट तीनों भारी हैं। मैम व्हाट अबाउट 129? 129 ने उसकी खुद की पेनल्टी बताई है, ठीक है। 129 सिर्फ डिटेन करने की और सीज करने की बात करता है कि अभी के लिए 15 दिन के लिए सीज करके लग गया, अभी तुम कुछ नहीं कर सकते जब तक पेनल्टी नहीं देते, पेनल्टी दो और लेके जाओ, खत्म कर दी बात। पर कॉन्फिस्केशन इज अ बिग थिंग। कॉन्फिस्केशन कर लिया मतलब अब हमने गवर्नमेंट के पास दे दी चीजें, और कॉन्फिस्केशन का मतलब चीजें वापस नहीं आएंगी, पेनल्टी तो देना पड़ेगी। बट यहाँ कॉन्फिस्केशन की पेनल्टी इज नॉट अंडर 130, कॉन्फिस्केशन की पेनल्टी इज गिवन अंडर सेक्शन 122। तो यहां से लिंकेज मेरा कहाँ स्टार्ट होता है, सेक्शन 122। तो अगर तुमने सप्लाई किया गलत तरह से, तुमने क्या किया, टैक्स पे नहीं किया, तुम रजिस्टर नहीं हो रहे, या फिर टैक्स का इवेजन कर रहे हो, या फिर कन्वेंस यूज कर रहे हो,
कॉन्ट्रावेंशन टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट के तहत, तो फिर तुम्हें पेनल्टी लगेगी 122 की। क्यों मैं 122 बोल रही हूँ? क्योंकि अब जब मैं लास्ट में तुमको 122 पढ़ाऊंगी ना, ये सब वहां पे कवर होगा, वहां पे भी लेके रखें। बट बता रहे उन सारी चीजों के लिए कॉन्फिस्केशन भी हो सकता है, पेनल्टी तो लगेगी लगेगी, पैसा तो लेंगे, साथ में तुम्हारे गुड्स भी जब्त करके रख लो। तो समझो, गलतियां करते हैं, यस मैम, स्कूल में भी गलती करते हैं। स्कूल में गलती करते हो तो एक चीज होती है, तुम्हें सस्पेंड किया जा सकता है 15 दिन। तो डिटेंशन सीजर इज व्हाट, 15 दिन का सस्पेंशन, फाइन भरो और आ जाओ वापस। लेकिन तुमने गलती की और बहुत बड़ी गलती की। तुमने, होता था ऐसा स्कूल में, स्कूल के वॉशरूम में जाके फटाके फोड़े जाते थे जब प्रेयर चल रही होती थी असेंबली में। तो गलती की, तुम सस्पेंड तो हो गए, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारे वो सारे फायर क्रैकर वो तुम्हें वापस देंगे? उसका कर लिया जाएगा कॉन्फिस्केशन। प्रिंसिपल ऑफिस में गए सारे के सारे तुम्हारे फायर क्रैकर्स। अब पेनल्टी तो लगेगी, पर क्या फायर क्रैकर वापस मिलेंगे तुमको? नहीं मिलेंगे। ऐसी कई चीजें होती है, कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है और फिर पेनल्टी भी लगती है। क्या यहाँ पे बात समझ में? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, where confiscation of any goods or conveyance is authorized by the act, the officer shall give owner an option to pay in lieu of confiscation fine। यहाँ मैं पेनल्टी नहीं बोलूँ, यहाँ वर्ड लिखा है फाइन। बोलता है अगर कभी भी कॉन्फिस्केशन किया या फिर किसी गुड्स का कॉन्फिस्केशन किया, तो यहाँ पे ऑफिसर को तुम एक ऑप्शन दो। ऑफिसर एक ऑप्शन देगा, देख तेरे ऊपर ऑप्शन है, चाहे तो फाइन पे कर दे, चाहे तो क्या कर, फाइन पे कर, प्रोवाइडेड दैट फाइन लायबल शैल नॉट एक्सीड द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स कॉन्फिस्केटेड लेस टैक्स चार्जेबल। पहली चीज, हमने जब्त कर लिए गुड्स, पेनल्टी तो लगी रही है, मैं पेनल्टी की बात नहीं कर रही हूँ, पेनल्टी तो लेंगे। अब फाइन, फाइन इज डिफरेंट थिंग। एक ऑप्शन देगा, तेरे को गुड्स चाहिए वापस, तो देख पेनल्टी की बात नहीं, पेनल्टी एंड फाइन आर डिफरेंट। फिर बोल रही दोनों अलग है। उसको एक ऑप्शन देगा, देख तेरे को बता रहे इतना इतना पैसा भर फाइन की तरह, फिर हम तेरे गुड्स रिलीज कर देंगे। बट तुम समझो, सामने वाले एक बार सोचेगा। क्यों सोचेगा? बोल रहे फाइन कितना हो सकता है, फाइन जो लगाना है वो लगाएंगे, बट हाँ मार्केट वैल्यू से ज्यादा नहीं होगा, तो हो सकता है ना इक्वल टू मार्केट वैल्यू हो जाए, तो इधर से फाइन देगा मार्केट वैल्यू, मतलब अपने गुड्स को वापस खरीदना नहीं हो गया, पेनल्टी तो ले ली तुमने, पेनल्टी के बाद फाइन भी ले रहे हो, एंड फाइन माइट बी इक्वल टू द मार्केट वैल्यू, इट विल नॉट एक्सीड द मार्केट वैल्यू, बट मार्केट वैल्यू तक का फाइन हो सकता है। तो पेनल्टी भी भर दी उन गुड्स पे, उसके बाद मार्केट वैल्यू वाला फाइन भी भर दिया, अब बेच के तो लॉस ही होना है मुझे। तो सामने वाला सोचेगा ना कि मैं भरूं भी या नहीं भरूं फाइन, गुड्स लेके आऊं भी वापस या नहीं लेके आऊं, कि छोड़ के आ जाऊं। देखिए तुम सोचो, सपोज यहाँ पे मेरे पास ये फोन है, ये मेरे पास क्या है, ये सारी, ये हो गया कॉन्फिस्केट, ये क्या हो गया, सब कॉन्फिस्केट। अब पेनल्टी भर दी, इस पे भर दी। अब वो बोले तुमको चाहिए गुड्स, मैंने कहा चाहिए, बोले रुको, फाइन कितना है पता है, इसकी मार्केट वैल्यू इसकी मार्केट वैल्यू दोनों मिला के सपोज कर लेते 55,000। अब मैं क्यों भरूंगी? अब 55,000 फिर से भर के इसको खरीदने जैसा ही नहीं हो गया, फिर मैं क्या उसको बेचूंगी? बेच भी लिया तो मुझे पता है, चाहे मैं उसको डबल प्राइस पे तो बेच नहीं सकते, कहीं ना कहीं क्या होगा, मेरे लिए लॉस ही होगा। अब सामने वाले के ऊपर है, हो सकता है ये रेयर गुड्स हो, चाहिए ही हो वापस, तो भरेगा फाइन। तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन देता है ऑफिसर कि तुम फाइन भर के ले जाओ, और यहाँ पे जो अमाउंट होगा फाइन का, कम से कम उतना होगा मार्केट वैल्यू तक, इससे कम हो सकता है हाँ, लेकिन मार्केट वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता, और इसमें टैक्स हटा देना, क्योंकि टैक्स इज नॉट अ वैल्यू, वैल्यूएशन में हम टैक्स काउंट करते नहीं। यहाँ तक बात समझ में? फिर और कुछ प्रोवाइड फर्दर कर दिया इन्होंने। अब क्या प्रोवाइड फर्दर कर रहे हैं? बोलते प्रोवाइडेड फर्दर दैट एग्रीगेट ऑफ द फाइन एंड पेनल्टी, फिर से aggregate of the fine and penalty levied shall not be less than penalty equal to 100% of the tax payable on such goods। important। मैम क्या बोल रहे हो? पहले तो समझ में आया, फाइन की लिमिट बोलो, फाइन की लिमिट क्या है, मार्केट वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स इज द फाइन। दूसरा बोल रहे, दूसरी चीज, जब तुम फाइन लगाओ एंड पेनल्टी दोनों की लिमिट दी है, कि फाइन एंड पेनल्टी दोनों मिला के शेल नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होना चाहिए, जितना भी गुड्स पे टैक्स पे होता ना, जितना भी टैक्स पे करते तुम गुड्स पे,
तो टैक्स पेबल ऑन गुड्स का 100% करो, तो इट शेल नॉट बी लेस देन पेनल्टी इक्वल टू 100% ऑफ द टैक्स पेबल ऑन गुड्स। फाइन और पेनल्टी कितनी भी हो, पेनल्टी के 100% से कम नहीं हो सकती। क्या बोल रहे हो? ये एमसीक्यू में जिस दिन आ गया ना, तो तुम लोग ये ऐसे रैंडमली रीड करके जाते हो। सबसे पहले फाइन क्या है, मार्केट वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता। सपोज करो 10,000 के गुड्स है, फाइन बोला 12,000 लेंगे, वहीं बता देना गलत है, लिमिट क्रॉस हो गई। फिर बोला फाइन एंड पेनल्टी कितनी होनी चाहिए, कम से कम, इससे कम नहीं हो सकती, पेनल्टी के 100%। टैक्स जितना पे करो टैक्स का 100%, तो कम से कम पेनल्टी होना चाहिए। कैसे? मैम सपोज करो उन गुड्स पे टैक्स लग रहा था, जो भी आपके गुड्स थे 50,000 टैक्स लग रहा है, तो वो बोल रहा है फाइन प्लस पेनल्टी दोनों मिला के किसके बराबर हो जाना चाहिए, टैक्स के बराबर। तो यही तो बोल रहा है, फाइन एंड पेनल्टी दोनों मिला के कम से कम टैक्स के बराबर होना चाहिए, उससे कम नहीं, क्योंकि कॉन्फिस्केशन हुआ है। तो कम से कम टैक्स के बराबर तो पे करो तुम पेनल्टी। अकेली पेनल्टी भी टैक्स के बराबर हो सकती है, पेनल्टी कम है तो फाइन प्लस पेनल्टी दोनों मिला के टैक्स के बराबर होना ही चाहिए, क्योंकि लिखा है इट शुड नॉट बी लेस देन पेनल्टी। समझ में आया? ये दोनों को याद रखना, ये ए प्लस कैटेगरी है। फिर प्रोवाइडेड, एक मिनट तीसरा, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, अभी कुछ और भी प्रोवाइड किया उसने, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट where any conveyance is used for the carriage of goods or passenger, the owner of conveyance shall have the option to pay in lieu of confiscation fine equal to tax payable। अब देखो कॉन्फिस्केशन का केस है, डिटेंशन एंड सीजन नहीं है। यहाँ पे भी तो हमने कन्वेंस को लेके रखा है ना, जब्त कर लिया, बट यहाँ कॉन्फिस्केट हो गया, गवर्नमेंट के पास चला गया, खत्म। तो अगर तुम चाहते हो कि इसको रिलीज करना है, तो अब तुमको कितना पे करना पड़ेगा, टैक्स के बराबर का फाइन पे करना पड़ेगा। मैं फाइन बोल रही, पेनल्टी नहीं। डोंट कंफ्यूज बिटवीन फाइन एंड पेनल्टी। पेनल्टी तो श्योर शॉर्ट जो लगनी 122 में कन्फिस्केशन के केस में लगेगी। उसके बाद तुम चाहते हो तो तुम्हारे गुड्स तुमको वापस मिल जाए, रिलीज करना है तो हम ऑप्शन दे रहे, ले जाना है तो फिर टैक्स के बराबर का फाइन पे करो और लेके जाओ। और अगर तुम फाइन भी पे करो पेनल्टी भी पे करो, दोनों पेनल्टी के 100% से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है, और फाइन मार्केट वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता। सपोज करो मैंने ये क्या किया, ये जो कन्वीनियंस लिया ये 10 लाख का है, तुम 12 लाख की पेनल्टी नहीं लगा सकते, 10,000 10 लाख तक की पेनल्टी इस पे क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। अब एक बार पहले इसको रीड करें, ये इंपॉर्टेंट था और ये बहुत अंडररेटेड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसको फाइन तो तुम लोग फाइन पता नहीं कैसे ही देखते हो, फाइन अलग है पेनल्टी अलग है, एंड इट इज एन ऑप्शन फॉर यू टू पे द फाइन एंड टेक योर गुड्स एंड कन्वेंस। ठीक है, रीड इट। डन। अब देखो भैया, कोई भी ऑर्डर दोगे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, जो भी ऑर्डर दो, ये तो आप सिंपल चीजें स्टार्ट हो गई। भाई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड सामने वाले को दो। अगर कॉन्फिस्केशन होता है तो गुड्स किसके हो जाते हैं, गवर्नमेंट के पास जाते हैं, इसीलिए तो उनसे छुड़वाना है तो फाइन भी लगेगी, क्योंकि कॉन्फिस्केशन इज अ बिग थिंग। फिर वही प्रॉपर ऑफिसर को लगता है किसी की हेल्प चाहिए तो वह हेल्प भी ले सकता है, फालतू की चीजें, मतलब अभी कुछ काम का नहीं है। फिर इसके बाद क्या लिखा है, proper officer after satisfying himself that confiscated goods or conveyance are not required in any other proceeding and after reasonable time not exceeding 3 months to pay fine in lieu of confiscation dispose। अब फिर एक चीज आ गई क्या,
अब फाइन का ऑप्शन दिया है तुमको, तो तुमको एक टाइम लिमिट तो देंगे ना फाइन देना या नहीं देना डिसाइड करने के लिए। तो प्रॉपर उस पे से पूरा सेटिस्फाई हो चुका है, जो भी गुड्स उसने कॉन्फिस्केट किए थे या कॉन्वेंस जो भी कॉन्फिस्केट किए थे, अब किसी और प्रोसीडिंग में तो लग नहीं रहे। और हमने उसको रीजनेबल टाइम भी दे दिया, कम से कम 3 महीने का टाइम दिया था कि भाई देना है या नहीं देना, तेरे को फाइन डिसाइड कर ले। उसने डिसाइड करा नहीं, या फिर कर लिया डिसाइड, वॉट एवर इट इज, उनको किसी और प्रोसीडिंग में भी जरूरत नहीं है, 3 महीने भी निकल चुके हैं, तो वो क्या करेंगे, डिस्पोज कर देंगे उन गुड्स को, और गवर्नमेंट के पास उस जो भी पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हो जाएगा। आर यू गेटिंग? कन्फिस्केशन इज अ बिगर थिंग। गुड्स खुद के ही खरीदने पड़ने जैसा हो सकता है कि अपने गुड्स वापस लेके आओ, और तुम नहीं ऑप्शन लेते हो तो 3 महीने वेट किया जाएगा, कहीं और उनको जरूरत नहीं है तो ठीक है, नहीं तो बेच के गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज कन्फिस्केशन। इसीलिए बोला है कन्फिस्केशन लग गया, पेनल्टी लग गया, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी पनिशमेंट ऐसे ही चली जाएगी। बोला ना कहीं और प्रोसीडिंग में जरूरत नहीं है तब जाके वो सेल डिस्पोज करते हैं, तो दूसरी जगह भी रिकवरी कर लेंगे ये सब बेच के, है। So this is most important confiscation 130, 129 तुम्हारा most important था। आया समझ में? अब एक बार गो थ्रू करे क्या क्या कर लिया, छूटा कुछ नहीं, अब 2 ही सेक्शन बचे मेरे। क्या मैंने 123 करवाया तुमको? नहीं। क्यों नहीं करवाया 123? बोलता है अगर तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या पनिशमेंट होगी। ये कहाँ पढ़ेंगे? रिटर्न चैप्टर में ही पढ़ेंगे उसको, कौन से रिटर्न की क्या पनिशमेंट है, तो वहां ज्यादा रेलिवेंट है। खत्म। 124 किया, इनसे इंफॉर्मेशन चाहिए थी, उनसे इंफॉर्मेशन चाहिए थी, उन्होंने गलतियां की, जनरल पेनल्टी भी कर लिया, माइनर डिफॉल्ट कर लिया हमने, पावर दिया है पेनल्टी इंपोज करने के लिए। फिर मैम वही डिटेंशन सर्च एंड सीजर मोस्ट इंपॉर्टेंट 129। फिर मैम उसका अगर डिटेंशन सर्च एंड सीजर से नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? नेक्स्ट स्टेप होती है कॉन्फिस्केट ही कर लेंगे तुम्हारे गुड्स को, तुम सुधर ही नहीं रहे हो, नहीं सुधरोगे, कॉन्फिस्केट भी कर सकते हैं। कॉन्फिस्केशन के बाद क्या आता है, ये अभी अपन ने नहीं किया 132। कुछ केसेस के लिए क्या होगी, पनिशमेंट भी लगेगी। अब ये कब करेंगे? 122 करते से मेरा काम क्या है, 132 करेंगे। फिर इसके बाद ये कर लिया। कुछ केसेस में जब गवर्नमेंट वाले ही क्या करते, डिस्क्लोज कर देते इंफॉर्मेशन, ये वाली थी। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस क्या है, कोई भी कोर्ट बीच में नहीं आएगा जब तक कमिश्नर परमिशन ना दे। मान के ही चलते थे तुम, तो क्या तुम्हारा दिमाग खराब था, मतलब तुम कल्पेबल माइंडसेट के ही थे, तुम प्रूफ करो कि तुम नहीं थे। एविडेंस वाला, ऑफेंस वाला, डन। और अभी हमारा सिर्फ बचा है क्या, कंपाउंडिंग। थोड़ा सा फ्लो समझ में आया, उल्टा सीधा जरूर गई हूँ बट वो फ्लो के लिए ही गई, ठीक है। अब फाइनली क्या होता है, अब देखते हैं मैम 122 है क्या आखिर जिसको इतना छुपा के रखा। फिर उस 122 में वो कौन से चीजें हैं जिसके कारण मैम पनिशमेंट हो जाती है। और चलो पनिशमेंट तो गई, फिर आप फिर कंपाउंडिंग कैसे दोगे? अब ये बन गया ना लिंक अलग। पहले 122, फिर वो 122 के ऐसे केसेस जिसके में होती पनिशमेंट, होती है कुछ केसेस जहां सीधे पनिशमेंट देंगे, और फिर पनिशमेंट के बाद प्रॉपर आ जाता है मेरा कंपाउंडिंग, हार्डली नेक्स्ट 20 मिनट्स एंड डन। तो दूं 5 मिनट का ब्रेक? जरूरत है? हाँ मुझे पता है जरूरत है, हाँ ना बोलो, बॉडी लैंग्वेज ही बता रही है। तो टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, ठीक है। 8:30 को तो वी विल क्लोज। चलो 5 मिनट्स का ब्रेक। अब स्टार्ट करते हैं विद 122, ठीक है। सेक्शन नंबर 122 इजी है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, और ये वाला पीडीएफ ऑलरेडी मैं हाईलाइटेड दे रही हूँ, इसी को पढ़ने का, इसका यही इतना ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। अब 122 है क्या, इसमें ना बहुत कुछ कवर कर लिया इन्होंने, जितना कर सकते थे ना, इनको जितना दिमाग चल रहा था कि लोग कितना क्या कर सकते, गलतियां कर सकते, सब ले लिया। बोलते हैं 122 की पेनल्टी में कुछ ऑफेंसेस कवर हैं, वेयर अ टैक्सेबल पर्सन, डोंट राइट रजिस्टर्ड पर्सन। मैंने पहले ही शुरुआत में डे 1 पे ही सप्लाई की डेफिनेशन में बोला था,
पर्सन अलग अलग तरह के होते हैं, टैक्सेबल होता है, रजिस्टर्ड पर्सन होता है और अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है। अरे पेनल्टी तो सामने वाले पे तभी लगाओगे जब टैक्स लेने के लिए लाइबल हो। बेचारे को टैक्स पे ही नहीं करना तो किस बात की पेनल्टी? गवर्नमेंट को लेना देना तुमसे क्या होता है? टैक्स का। तो टैक्स तो सिर्फ टैक्सेबल पर्सन से ही लिया जाता है ना। तो अगर टैक्सेबल पर्सन क्या कर रहा है, सप्लाई तो कर रहा है लेकिन इनवॉइस इशू नहीं करता, या फिर इनवॉइस इशू करता है तो सप्लाई नहीं करता, तो वाइस वर्सा हो गया। सप्लाई करता है बट इनवॉइस इशू नहीं करता, इनवॉइस इशू करता है तो सप्लाई नहीं करता। या फिर कलेक्ट करता है, टैक्स तो कलेक्ट करता है लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं करता। या फिर कलेक्ट करता है 10,000, पे करता है 5,000, मतलब कम पे करता है। तो सारी गलतियां कवर कर ली। या तो क्या करता है, इनवॉइस इशू ही नहीं करता, या फिर इनवॉइस इशू करता है तो सप्लाई नहीं करता, या फिर टैक्स कलेक्ट करता है तो 3 महीने का टाइम पड़ा है ना डिमांड एंड रिकवरी में, 3 मंथ्स के अंदर गवर्नमेंट को देना होता है, देता ही नहीं है। या फिर उसको तो टैक्स कलेक्ट करना ही नहीं था, कंट्रावेंशन करके कलेक्ट कर रहा, और कलेक्ट कर भी लिया कॉन्ट्रावेंशन करके, तो पे नहीं करता गवर्नमेंट को। याद है वो अनजस्ट अनरिचमेंट नहीं हो सकती, वही लिखा हुआ है मैम। या तो डिडक्ट नहीं करता टैक्स, देखो कलेक्शन की बात हो गई पूरी, डिडक्ट नहीं करता, डिडक्ट करता है तो पे नहीं करता, मतलब सब कुछ कवर किया है। या तो डिडक्ट नहीं करेगा, या डिडक्ट करेगा तो कम पे करेगा, या फिर भाई साहब तो डिडक्ट ही नहीं कर रहे, तो जो भी केस हो, अगर वो क्या करते हैं, ये सारी गलतियां करते हैं, ये अपन ने ऑलरेडी कवर कर लिया। या तो टैक्स कलेक्ट कर लेता है तो पे नहीं करता, या कम पे करता है, या फिर टैक्स कलेक्शन ही कॉन्ट्रावेंशन के साथ करता है। या फिर मैम अब देखो, आपने बात कर ली पहले, सप्लाई पे बात चली, सप्लाई रिलेटेड ऑफेंस है, या तो इनवॉइस नहीं है या सप्लाई नहीं है। फिर टैक्स रिलेटेड क्या गलतियां हैं, या तो टैक्स कलेक्शन होता है या डिडक्शन होता है, तो टैक्स कम कलेक्ट किया, गलत कलेक्ट किया, कलेक्ट करके पे नहीं किया, टैक्स डिडक्ट गलत किया, कम डिडक्ट किया, डिडक्ट करके पे नहीं किया, मतलब वो सारी गलतियां हुई। सप्लाई के बाद आता है टैक्स, टैक्स के बाद आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। एक्चुअल में गुड्स रिसीव नहीं किए, एक्चुअल में गुड्स रिसीव नहीं किए, और बिना गुड्स रिसीव करे तुम क्या कर रहे हो, आईटीसी यूटिलाइज कर रहे हो, तो यहाँ पे भी कवर करना पड़े ना, क्योंकि अगर 73 74 में तुम नहीं गए तो कहाँ पे आओगे तुम, 122 में तो पेनल्टी लगाएंगे उस चीज की। या फिर वही एरोनियस रिफंड, यहाँ पे रिफंड एरोनियस नहीं, फ्रॉडलेंटली स्पेसिफिकली लिखा है। यहाँ एरर नहीं हुई है, गलती से गवर्नमेंट ने नहीं दिया तुमको, तुमने धोखाधड़ी करके रिफंड लिया है। तो वहां लिखा था 73 74 में गलती हुई है, एरोनियसली गया है, यहाँ पे बिल्कुल फ्रॉड किया है, फ्रॉडलेंट रिफंड अगर है तो स्पेसिफिकली 122 में फ्रॉडलेंट रिफंड कवर थे, गलती से हुआ है तो 122 नॉट एलिजिबल। बट मैम रिफंड तो गलती से लिया, और वो गलती तुमने ना फ्रॉड इंटेंशन से की थी, 74 का नोटिस जा सकता है। बट अगर 74 नहीं हुआ तो कहाँ जाओगे, फ्रॉड के केस में 120। और आईटीसी रिलेटेड क्या है, या तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जिसको नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था तुम उसको क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कॉन्ट्रावेंशन टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट। तो पहले तो मैंने बात की सप्लाई रिलेटेड 2 पॉइंट, फिर उससे बाद आता है टैक्स रिलेटेड पॉइंट, टैक्स में कलेक्शन डिडक्शन की गलतियां कर ली, फिर उससे निकलता है मेरा आईटीसी, और आईटीसी मिलता है मैम रजिस्टर्ड पर्सन। अगर पर्सन लाइबल टू रजिस्ट्रेशन है, उसने रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया, रजिस्ट्रेशन लेने के लिए चाहिए डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड, उसी को फॉल्सिफाई कर रहे, सब्सटीट्यूट कर रहे, फेक डॉक्यूमेंट दे रहे, फेक अकाउंट से, मतलब मैं सिर्फ एक फ्लो क्रिएट कर रही हूँ। इसके अलावा मैम रजिस्ट्रेशन ले भी रहा है तो गलत इंफॉर्मेशन देके रजिस्ट्रेशन ले रहा है, मतलब रजिस्ट्रेशन की गलतियां, पहले सप्लाई वाली गलतियां, फिर टैक्स वाली गलती, फिर आईटीसी वाली गलती, इसके लिए चाहिए रजिस्ट्रेशन। या तो रजिस्ट्रेशन लेते नहीं हो, और लेते हो तो फॉल्स इंफॉर्मेशन देके रजिस्ट्रेशन ले। आईटीसी चाहिए तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स या तो फेक हैं, फॉल्स हैं, सब्सटीट्यूट कर रहे हो कुछ ना कुछ, या फिर क्या कर रहे हो, किसी ऑफिसर को उसकी ड्यूटी करने से रोक रहे हो। अब लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, दूसरों को काम करने से रोको। तुमको रजिस्ट्रेशन लेना तब भी पड़ता है मैम जब टर्नओवर हमारा क्या हो, क्रॉस कर जाए, तुम जानबूझ के अपने टर्नओवर को क्या कर रहे हो, कम दिखा रहे हो, सप्रेस कर रहे हो अपने टर्नओवर। तुमसे जब इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, तुम या तो देते ही नहीं, और देते हो तो क्या देते हो, गलत इंफॉर्मेशन देते हो। तो सब तो कवर कर लिया।
या फिर ऐसे गुड्स का क्या करते हो, ट्रांसपोर्टेशन करते हो, लाइबल टू कॉन्फिस्केशन है, फिर बोलो, ऐसे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हो लाइबल टू कॉन्फिस्केशन है, इसीलिए तो कॉन्फिस्केशन 130 में क्या लिखा है, 122 की पेनल्टी है, समझ में। तो फ्लो क्या है, फ्लो कहां से गया, सप्लाई, फिर टैक्स, फिर आईटीसी, फिर आईटीसी के बाद रजिस्ट्रेशन की गलतियां, फिर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में गलतियां, फिर डॉक्यूमेंट्स के बाद किस चीज की गलतियां, लाइबल टू कॉन्फिस्केशन वाली चीजें तुम क्या कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। और एक गलती क्या थी, ड्यूटी ऑफिसर को ही पूरी नहीं करने दी। लिख लो पहले इसको एक बार, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ लिखने। दिस इज व्हाट इज 122। और क्या है, मत किसी एविडेंस को तुम क्या करते हो, चेंज करते हो, किसी एविडेंस को तुम डिस्पोज कर रहे हो, मतलब सब तो सारी ले दे के गलतियां कर। लिखो। डन। इन शॉर्ट जस्ट रीड द फ्लो, रटना नहीं है इसको भी, तुम्हें पता होना चाहिए सप्लाई से लेकर एविडेंस तक जितनी गलती तुम कर सकते थे ना, सब उसने यहाँ कवर करी। अब अगर कवरेज हुआ है तो तुम्हें इसकी पेनल्टी अलग से क्यों याद रही रखनी, तुम्हें पता है ये तुम कर चुके हो 10,000, ही इज लाइबल टू पे पेनल्टी ऑफ 10,000 और टैक्स का इक्विवेलेंट, या तो टैक्स डिडक्ट नहीं किया या पे नहीं किया, जो भी है टैक्स से रिगार्डिंग जो भी तुमने गलती की है, 10,000 या फिर इक्विवेलेंट टू टैक्स विच एवर इज हाई, उसको तुमको क्या करना पड़ेगा, पे करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद बोलते हैं मैम, सपोज करो इन सब चीजों से किसी और को बेनिफिट मिल गया, उसको भी तो फिर आप लगाओ ना पेनल्टी। मैं गलतियां कर रही हूँ, ठीक है, मेरी गलतियों से किसी और को बेनिफिट मिल रहा है, मैं सप्लाई नहीं करती बट इनवॉइस इशू कर रही हूँ, मेरी तो गलती है, पर सामने वाले ने भी तो बेनिफिट उठाया होगा उस चीज का। तो जिन लोगों को बेनिफिट मिलता है, और ये देखो बेनिफिट में कुछ क्लॉजेज ही कवर किए, तो देखो ये जो कुछ क्लॉजेज है वो मैंने पिंक में ऑलरेडी करके रखी। इन दोनों का बेनिफिट अगर मिलता है किसी पर्सन को, ठीक है, या फिर ये आईटीसी वाला बेनिफिट किसी और पर्सन को देते, तो टैक्स और आईटीसी, सप्लाई और आईटीसी रिलेटेड बेनिफिट किसी पर्सन को मिलता है, तो उस पर्सन को भी टैक्स के बराबर, जितना टैक्स की चोरी कर रहा है उसके बराबर, या आईटीसी जो रॉन्गली अवेल यूटिलाइज कर रहा है उसके बराबर की पेनल्टी उसको भी देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम 73 74 में नहीं आते तब भी तो दोनों को पेनल्टी तो लगानी है। तो दोनों को जब पेनल्टी लगानी है, तो अगर उसमें कवर नहीं हुआ तो तुम यहाँ पे क्या करो, टैक्स के बराबर या आईटीसी के बराबर की पेनल्टी भर के दो उनको, है। डन। अब एक छोटी सी चीज देखो, यहाँ पे मैंने इसको लिया है, व्हेन वी टॉक अबाउट 122 सबसेक्शन 1 वो सिर्फ टैक्सेबल पर्सन, बट व्हेन वी टॉक अबाउट 122 1 कोई भी पर्सन को बेनिफिट मिला, अब वो टैक्सेबल हो या नहीं हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, बेनिफिट तो मैं किसी को भी पहुंचा सकती हूँ। तो जिसको भी इससे बेनिफिट मिला होगा, मैंने क्या किया, ऐसे गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ जो एक्चुअल में मुझे पता है कॉन्फिस्केशन वाले हैं, मैंने दूसरे लोगों को इसका बेनिफिट पहुंचाया, अब हो सकता है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिसके लिए मैं ट्रांसपोर्ट करके दे रही हूँ। तो यहाँ पे ये इसीलिए समरी दी है, 122 इज लाइबल ओनली फॉर द टैक्सेबल पर्सन, बट 122 1 है, अभी वाली बात, बेनिफिट वाली बात, किसी भी पर्सन को बेनिफिट जा सकता है, तो किसी से भी पेनल्टी ले सकते। अब फिर आते हैं हम 122 1 बी, ये सिर्फ ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, और उसके बाद देखो सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज कहाँ पे एप्लीकेबल है। तो अब ई कॉमर्स ऑपरेटर पे आते हैं अपन। क्या बोला मैम ई कॉमर्स ऑपरेटर? ये सिर्फ ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर किसी ऐसे पर्सन को गुड्स या सर्विस देने के लिए अलाउ करता है जो अनरजिस्टर्ड। तुम्हें पता है अगर तुम्हें ई कॉमर्स के थ्रू भी जाना है तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है वहां। तो एक अनरजिस्टर्ड को तुम कैसे अलाउ कर रहे हो? हाँ, अगर अनरजिस्टर्ड है तो वो वाला पर्सन आना चाहिए जो सिर्फ एग्जाम सप्लाई करता है, वो बात अलग है। बट अगर बंदा एग्जाम सप्लाई में भी नहीं है, या फिर मतलब जिसको स्पेसिफिकली बोला है कि छोड़ देते तेरे को, मत ले रजिस्ट्रेशन। याद है 123 सेक्शन किया था अपन ने। 23 सेक्शन में क्या था? कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए मना करके रखा है, दे आर नॉट लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड, एग्जाम किया है। एग्जाम पर्सन अनरजिस्टर्ड है चलेगा, बट उसके अलावा किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को ई कॉमर्स ऑपरेटर से अलाउ नहीं है कुछ भी करना। या फिर कोई इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, इंटरस्टेट सप्लाई में भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन था। ऐसा बंदा इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है जिसको इंटरस्टेट सप्लाई करना अलाउड ही नहीं है, कंपोजिशन स्कीम वाले को इंटरस्टेट सप्लाई अलाउ नहीं है, तुम उसको करने के लिए दे रहे हो। या फिर उसने करेक्ट डिटेल नहीं दी, तुम्हें पता है कि करेक्ट डिटेल नहीं दी, हो सकता है टीडीएस टीसीएस उसको कलेक्ट करना हो, टीडीएस वाला कॉन्सेप्ट तो आ ही सकता है, तुम फिर भी उसको क्या कर रहे हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर अपने थ्रू ट्रांसफर करने दे रहे हो, फैसिलिटी दे रहे हो। या तो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो, या फिर ऐसे पर्सन को इंटरस्टेट सप्लाई करने दे रहे हो जिसको इंटरस्टेट सप्लाई करना अलाउड ही नहीं है। या फिर क्या है, वो करेक्ट डिटेल नहीं दे रहा, फिर भी उसको क्या करने दे रहे हो, तुम अपने थ्रू सप्लाई करने दे रहे हो, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर सेम पेनल्टी तुम्हारे लिए, सेम है पेनल्टी। क्या है? 10,000 या फिर इक्विवेलेंट टू टैक्स विच एवर इज हाई, उतनी पेनल्टी तुम भी दे दो। या फिर मैम कोई ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द रजिस्टर्ड पर्सन, कोई रजिस्टर्ड पर्सन जिसने या तो फ्रॉड के रीजन से या अदर देन फ्रॉड के रीजन से क्या किया है, या तो फ्रॉड रीजन है या अदर देन फ्रॉड रीजन है, टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एरोनियसली रिफंड आ गया ना 73 74 का स्पेसिफिक, स्पेसिफिक वही वाली चीज है, चाहे फ्रॉड के रीजन से नॉट पेड शॉर्ट पेड किया हो या अदर देन फ्रॉड के रीजन से नॉट पेड शॉर्ट पेड किया हो, यहाँ पे नहीं हो तो ये लो तुम्हारी वही पेनल्टी है। कौन सी? 10,000 और टैक्स विच एवर इज हायर। कौन सा? ये देखो 10,000 और 10% ऑफ टैक्स, यही तो वहां पे किया था, 10,000 और टैक्स ड्यू विच एवर इज हायर। क्योंकि अगर तुमने टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एरोनियस रिफंड हुआ है, गलती की है, हाँ, तो याद है वहां पे भी था, चाहे तुम 30 दिन के अंदर पे करो ऑर्डर से या ऑर्डर के 30 दिन के बाद पे करो, यही तो पेनल्टी थी। तो वो यहाँ कवर कर ली उन्होंने, क्योंकि वी आर अनेबल टू डू 73 74। और अगर फ्रॉड है तो टैक्स का अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर। आया समझ में? तो 122 में पहला लिया मैंने किसी भी पर्सन के लिए, तो बहुत सारी चीजें। दूसरा लिया किसके लिए? पहला लिया टैक्सेबल पर्सन के लिए, दूसरा लिया किसी भी पर्सन को बेनिफिट दो, तीसरा ई कॉमर्स ऑपरेटर, फिर ये वाला आ गया स्पेसिफिकली रजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि 73 74 अगर फ्रॉड या अदर देन फ्रॉड जो भी किया है, सेम पेनल्टी हम तुमको यहीं पे अप्लाई कर देंगे। आया? और अगर मैम हम वो हैं, कोई भी पर्सन है, हम कोई भी पर्सन है, चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, वो छोड़ो, मैं तो हेल्प कर रही हूँ लोगों को ऑफेंस करने के लिए। अब ये सारे ऑफेंसेस कवर हो गए, किसी भी तरह का ऑफेंस करने में तुम किसी को उकसा रहे हो या हेल्प कर रहे हो, या फिर ऐसे किसी गुड्स को तुम्हारे पास रखते हो जो तुम्हें पता है कि कॉन्फिस्केट हो जाएंगे, मतलब हेल्प करना ही हो गया एक तरह से। तो किसी भी ऐसे गुड्स को, किसी को हेल्प करते हो, कुछ गुड्स तुम्हारे पास रखते हो, या फिर कुछ भी सर्विस, देखो गुड्स के लिए बहुत कुछ था, सर्विस आ गया। अगर कोई भी सर्विस ऐसी लेते हो जो कॉन्ट्रावेंशन टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट है, समन के लिए तुम्हें बुलाया तो समन के लिए जाते नहीं हो, या फिर इनवॉइस इशू नहीं करते हो एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से, जब इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट देखोगे वहां बताया जाएगा 16 चीजें तो तुम्हारे इनवॉइस में होनी चाहिए, तुम इनवॉइस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इशू नहीं करते, तब भी कोई भी पर्सन, यहाँ मैम कोई भी पर्सन क्यों लिखा है? क्योंकि कोई भी पर्सन में बिल ऑफ सप्लाई भी आता है। यहाँ पे क्या लिखा है? इनवॉइस, यहाँ टैक्स इनवॉइस नहीं लिखा। इनवॉइस मतलब नॉर्मल इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई अगर इशू कर रहे हो तो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है, रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स इनवॉइस इशू करता है। तो बोलते हैं अगर तुमने या तो
इनपुट वही डेबिट क्रेडिट नोट के चैप्टर के हिसाब से इनवॉइस इशू नहीं किया, या फिर समन पे बुलाए तुम समन पे नहीं गए, सर्विसेज गलत तरीके से लेते हो, या फिर लोगों को हेल्प कर रहे हो, तो भाई तुमको भी तो पेनल्टी लगेगी। और यहाँ पेनल्टी कितनी है? 25,000। तो व्हाट यू हैव टू लर्न स्पेसिफिकली, यू हैव टू लर्न 122। यहाँ की पेनल्टी यही लिख लो ना, उधर जा ही क्यों रहे, इधर क्या करके रखो, यहाँ पे शॉर्ट में पेनल्टी लिख के रखो, ताकि तुम्हें जब समरी में याद करना हो ना, तो यू वुड बी नोइंग कि ई कॉमर्स ऑपरेटर की पेनल्टी क्या थी, इसकी क्या थी, इसकी क्या थी। यहाँ पे राइट डाउन द पेनल्टीज। आया समझ में? तो यहाँ पे लिख के रखना। और ये कब लिखोगे? मैंने नहीं लिखी, क्यों? तुम रटो और बिना देखे यहाँ लिखो। तो तुम्हारा जो ये लाइन है, मैं इसमें यहाँ पे स्पेस और कर दूंगी, तुमको बस इतना पता होना चाहिए पेनल्टी वहां लिखी होनी चाहिए, क्योंकि 122 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आया? तो 122 की ये सारी होगी मैम पेनल्टी, कुछ टैक्सेबल पर्सन की, कुछ रजिस्टर्ड पर्सन की, कुछ ई कॉमर्स ऑपरेटर की, कुछ अनरजिस्टर्ड पर्सन की, सबकी पेनल्टी हो गई। बट अब कुछ केसेस ऐसे हैं वहां सिर्फ पेनल्टी नहीं है, वहां पे क्या लगेगा तुमको? सीधे पनिशमेंट। अब ये तुम देखो ना, क्या कवर किया उसने? सप्लाई विदाउट इनवॉइस, इनवॉइस विदाउट सप्लाई, आईटीसी वाला पॉइंट, टैक्स वाला पॉइंट, सारे रिकॉर्ड्स वाले पॉइंट, कॉन्फिस्केशन वाला पॉइंट, वही कंट्रावेंशन टू द प्रोविजन सर्विस वाला पॉइंट, और हेल्प वाला पॉइंट। याद स्पेसिफिकली रख लो, सर्विस वाला पॉइंट और इंक्लूड हुआ है, और हेल्प वाला पॉइंट ऑलरेडी इंक्लूड है। मतलब देखा जाए तो सारे के सारे केस ही ले लिए होंगे, ओवरऑल मोटे मोटे सारे केस ले लिए हैं। जो नहीं लिया, कौन सा केस नहीं लिया? तो वापिस इधर आके देखो कौन सा केस नहीं लिया। मैम याद है आपको? ये लास्ट लास्ट के केस नहीं लिए। कौन सा केस नहीं लिया? ये इनवॉइस इशू नहीं करते अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, समन में नहीं आते, ये दो पॉइंट्स उन्होंने नहीं लिए हैं 122। तो पता है जो पॉइंट नहीं लिए बस वो याद रख लो ना, यहाँ पे लिख लो। समन वाला पॉइंट नहीं लिया, और कौन सा नहीं लिया? वो इनवॉइस वाला पॉइंट नहीं लिया, बाकी सारे पॉइंट ले लिए, वो तो यहाँ पे लिख लो। तो तुम्हें पता है ऑटोमेटिकली पता होगा सारे कौन से हैं जिसके लिए पनिशमेंट, ये दो हैं जिसके लिए पनिशमेंट नहीं है। तो अगर ये सारी चीजें करते हो तो पनिशमेंट कितनी है? तो देखो यहाँ फिर तुमको लर्निंग है, रटना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारा जो अमाउंट इन्वॉल्व है टैक्स का, क्रेडिट का, रिफंड का अमाउंट अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो इतना टाइम तक का इम्प्रिजनमेंट, और अगर ये मैम 2 करोड़ से ऊपर है लेकिन 5 करोड़ के नीचे है तो इतना इम्प्रिजनमेंट, और मैम ये 1 करोड़ से भी नीचे है, 2 करोड़ तक है तो इतना इम्प्रिजनमेंट। कहना है से स्लैब लिमिट है जो लर्न भी करनी है, दैट आई कैंट हेल्प ऑनेस्टली, दिस यू हैव टू लर्न। देन इसके बाद मैम अगर हमने रिकॉर्ड्स को फॉल्सिफाई कर दिया, बोला ना तुम गलत रिकॉर्ड्स बनाते हो, झूठा कुछ करते हो, तो कम से कम 6 महीने तक अब तो जेल में जाना पड़ेगा। और मैम बार बार हम ये रिपीट करें तो हम तो सुधरेंगे ही नहीं, हम तो ऐसे ही है भैया। तो जब तुम नहीं सुधरोगे तो यहाँ पे लिमिट नहीं है, चाहे तुमने 50,000 का भी कुछ किया हो तब भी तुमको इम्प्रिजनमेंट लिखा है अप टू 5 years, डोंट रीड इट। अप टू 5 years मतलब 5 साल तक जाना पड़ सकता है, इससे कम भी हो सकता है। यहाँ पक्का नहीं हो गया कि 5 साल जाओगे, लेकिन मिनिमम कितना जाना पड़ेगा? 6 months इन एब्सेंस ऑफ स्पेशल एंड एडिक्वेट रीजन, 6 महीने तो जाना ही पड़ सकता है, क्योंकि तुम रिपीटेशन कर रहे हो। तो इसमें भी इंपॉर्टेंट पता है ये रिपीटेशन वाला है, क्योंकि रिपीटेशन वाले में कोई लिमिट ही नहीं है, कितना भी गलती करो। अगर पहली पहली बार गलती की है तो लिमिट यहाँ पे दी है, और अगर दूसरी बार गलती की है तो लिमिट यहाँ पे नहीं दी है। आया? तो दिस इज कंप्लीट रेक्टिफिकेशन, ये तुम्हें रटना ही है। ठीक है, चलो हम इतना भी हो गया, चलो ये भी हो गया कि हमको पेनल्टी वगैरह दी, पनिशमेंट वगैरह दी। अब पनिशमेंट के बाद लास्ट में क्या आता है? भाई तुम्हें कंपाउंडिंग देंगे ना। देखो हमने बोला पनिशमेंट है, पनिशमेंट के बाद हम ही बोल रहे हैं तुमको क्या देते हैं? हम कंपाउंडिंग देते हैं। अब कंपाउंडिंग क्या है? एक बार कंपाउंडिंग मिलेगी, ऐसा नहीं कि बार 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 आके तुम कंपाउंडिंग मांगो। हर एक ऑफेंस के लिए, जो भी तुमने ऑफेंस किया है, जो भी तुम ऑफेंस कर रहे हो, उन ऑफेंस के लिए एक बार पेनल्टी क्या लेने आ सकते हो? एक बार कंपाउंडिंग। तुम ये क्या लिख रहे हो 132? अरे 132 में ही तो तुमको बताया है कि पनिशमेंट हो सकती है। तो उन पनिशमेंट वाली चीजों के लिए तुमको क्या मिल सकता है? एक बार क्या मिल सकता है?
डिपेंडिंग ऑन ऑफेंस, नया ऑफेंस करो नया कंपाउंडिंग। तो हर एक ऑफेंस पे तुम्हें एक बार क्या मिल सकता है, कंपाउंडिंग। ठीक है, मिल गया कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग अगर मिला है तो हम मान लेंगे कि बाकी की सारी प्रोसीडिंग्स तुम्हारी क्या हो गई है, अबेट हो गई, फिर कुछ आगे चलेगा नहीं, तुमने पैसा दिया खत्म हो गया। लेकिन तुम झूठा झूठा बोल के हमसे कंपाउंडिंग ले रहे हो, तो हम वो कंपाउंडिंग, वो इम्यूनिटी तुमसे छीन भी सकते हैं। अगर तुम्हें फायदा दे सकते तो तुमसे वो फायदा ले भी सकते। पहले इतनी बात समझ में। तो कंपाउंडिंग है, पैसा दो, पनिशमेंट भी माफ कर देंगे। लेकिन गलत एविडेंस देख के तुम क्या कर रहे हो, अगर हमसे इम्यूनिटी ले रहे हो ये वाली, तो हम तुम्हारी वो इम्यूनिटी वापस क्या कर लेंगे, छीन भी लेंगे। मैम अगर एक किसी चीज में आपने कंपाउंडिंग दी, इसका मतलब ये है कि दूसरी सारी प्रोसीडिंग किसी और लॉ में जो चल रही है उसको भी कंपाउंड हुआ। अरे नहीं, जीएसटी लॉ के जिस ऑफेंस के लिए तुमने कंपाउंडिंग दी, कंपाउंडिंग वही वैलिड है। किसी और एक्ट में जाके कोई कंपाउंडिंग चल रही है तो वो वैलिडेशन नहीं। यहां तक बात समझ में। आते हैं अब इसके अमेंडमेंट पे। और अमेंडमेंट है ही किसके लिए, फाइनली उन्होंने तुम्हारे लिए थोड़ा कोर्स बढ़ा दिया। मतलब कैसे बढ़ा दिया, earlier 162 provided that commissioner could allow the application for compounding of offence only on being satisfied that applicant will cooperate and सारे full and true disclosure उसने दिए। मतलब अप्लाई तो तुमको ही करना पड़ेगा कंपाउंडिंग के लिए कि भाई मुझे जेल में नहीं जाना, मैं पैसा देने के लिए रेडी हूँ, मुझे कंपाउंडिंग दे दो। अभी पहले ऐसा होता था कि कंपाउंडिंग कैसा, तुम बोलो कंपाउंडिंग मिल जाएगी अगर सारा ट्रू डिस्क्लोजर दिया है तो। वही तो बोला मैंने, अगर बाद में पता चलता है कि फॉल्स डिस्क्लोजर था तो इम्यूनिटी भी छीन लेते थे। वहां तक की बात समझ में। लेकिन अब यहाँ बोल रहा है क्या, विथ इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट नाउ द कंपाउंडिंग कैन बी एक्सेप्टेड इफ एप्लीकेंट हैज मेड फुल डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू द केस। अब यहाँ पे मैं ये नहीं देखूंगी वो कॉपरेट करेगा, पहले उसने कॉपरेट किया नहीं किया मेरी प्रोसीडिंग में, वो वाली ये कंडीशन हो गई खत्म। अब सिर्फ ये देखा जाएगा सीधी सीधी बात कि सामने वाले ने ट्रू डिस्क्लोजर दिया या नहीं दिया। ये तो ठीक है, मामूली सी चीज है, ये कुछ नहीं है। आगे क्या बोलते हैं, सेक्शन 132 सबसेक्शन 2 बताता है कि अमाउंट ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस शेल बी। अब कंपाउंडिंग का कुछ तो पैसा बताओ, ऐसे मन धड़क तो नहीं मान लोगे, इतना कंपाउंडिंग का पैसा दो। तो बोलते हैं सेक्शन 132 बताता है कि कंपाउंडिंग का पैसा कितना लिया जाएगा। तो अमाउंट ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस शेल बी एज मे बी प्रिस्क्राइब सब्जेक्ट टू मिनिमम। मिनिमम हम बता देते इतना तो लेंगे, इससे कम बात नहीं बनेगी। मिनिमम कितना है, नॉट लेस देन 25% of the tax involved and maximum not more than 100% of tax। कम से कम तो 25% टैक्स का लेंगे ही, और ज्यादा से ज्यादा टैक्स का 100%। ये मिनिमम टू मैक्सिमम बात है, इतना तो हम लेंगे ही लेंगे। यहाँ तक बात समझ में। ये था पहले तक का रूल, मिनिमम मैक्सिमम ही दिया था पहले, इससे ज्यादा आगे बढ़े ही नहीं थे बेचारे, बट अब बढ़ गए। अब उन्होंने क्या दिया, यहां तक तो अभी भी वैलिड है, मिनिमम मैक्सिमम यही है अभी भी। मिनिमम 25 लेंगे, मैक्सिमम 100% लेंगे तुमसे कंपाउंडिंग का। लेकिन अब न्यू रूल जो इंसर्ट हुआ है वो बोलता है कंपाउंडिंग अमाउंट शैल बी डिटरमाइंड इन फॉलोइंग मैनर। अब वो डिटरमाइन कैसे करे कि 25 से 100 के बीच में क्या होगा, समझे। हमने तो मिनिमम रेंज दे दी, मैक्सिमम रेंज दे दी। अब हम कैसे डिटरमाइन करें मिनिमम रेंज से मैक्सिमम रेंज में, कहाँ 60% लगाए, कहाँ 50% कर ले, कहाँ 60% कर ले। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट। तो वो भी उन्होंने दे दिया। बोलता है देखो, कंपाउंडिंग अमाउंट इफ ऑफेंस इज पनिशेबल अंडर 132(1)(1) एंड 132(1)(2। अब वो बोलता है अगर ऑफेंस इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, क्या बोलना चाह रहे। अब इसके लिए तुम्हें 132 अच्छे से लर्न होना चाहिए। ए में लिखा था सप्लाई विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस, अगर उससे रिलेटेड है तो तुम्हारा कितना अमाउंट आएगा। अगर ये उससे रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे ये क्या देखे रखे, सेक्शन सब सेक्शन देखे रखे, यू हैव टू मैच द सेक्शंस एंड सब सेक्शन। उसके हिसाब से फिर ये डिसाइड करके बताएंगे। देखो अगर सप्लाई विदाउट इनवॉइस है तो 75% का टैक्स ले लेंगे,
या फिर 50% आईटीसी है तो आईटीसी का 50%, इसमें से जो भी हायर हो। तो यहाँ पे व्हाट यू हैव टू डू, मैं बता रही स्पेसिफिकली, यहाँ साइड में मेरे लिए सेक्शन वाइज क्या लिखा होना चाहिए, मेरे को 132, तब तो मेरे को समझ में आएगा 132 1A में क्या लिखा है, जिसके लिए या तो 75% और 50% ऑफ आईटीसी वॉट एवर इज हायर, वो देखना है। फिर मुझे पता चलना चाहिए 132 1 2 में क्या लिखा है, कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 75% इट वुड बी 60% एंड 40%। तो पहले ये चीज समझो, 122 132 एंड योर 130, ये कौन सा कंपाउंडिंग वाला सेक्शन, इज रूल दिया 139 था आई गेस, यस 138। ये तीनों इंटर रिलेटेड है, इन तीनों को ही साथ में पढ़ना है। पहले मैं अभी जो चार्ट दूंगी उसमें 122 भी लिखा होगा, 132 भी एक ही पेज पे होगा, 138 भी होगा। तुमको यहाँ पे मैच करना है, ए वाले पे क्या लगेगा, बी पे क्या लगेगा, सी पे क्या लगेगा, क्योंकि सबके अलग 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 देखे। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो ये चीज ना एग्जाम पर्पस के लिए हो जाती है इम्पोर्टेंट। तो ये चार्ट मैं तुमको यहाँ पे भी क्लास वालों को भी शेयर करूंगी एंड टेलीग्राम पे भी ये चार्ट शेयर करूंगी। तो यहाँ पे ये चार्ट के हिसाब से मैं उसी के नीचे लिख के दे दूंगी प्रॉपर चार्ट बना के, कि ये वाली सेक्शन में ये पेनल्टी आती है, इसके लिए ये आती है, इसके लिए आती है, तो तुम्हें ये रेफर नहीं करना पड़ेगा, बट ये फॉर द सेक ऑफ योर रेफरेंस आई एम टेलिंग यू कि ये ऐसे लिंकेज हुई है, तो ये प्रॉपर लिंकेज है। इसीलिए ऑफेंस एंड पेनल्टी का इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्शन 122, देन कमिंग टू योर डायरेक्टली 129 130 और ये 138 एंड 132, ये 5 है जिसको तुम्हें अच्छे से एकदम याद करना है, बाकी सब जनरल है, समझ में? डन, लिंकेज खत्म, लाइव क्लास डन। ठीक है, अभी बचता है रिटर्न, रिटर्न के साथ इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट 2, और आईटीसी के इन फॉर्म ऑफ रिवीजन सारे क्वेश्चंस अगेन आई विल बी प्रोवाइडिंग इट टू यू। ठीक है, यही 3 चीजें हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का चार्ट आई विल बी प्रोवाइडिंग, वो चार्ट को एक रीडिंग दे देना, नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट हाँ उसकी रीडिंग में भी एक यूट्यूब पे वीडियो दे दूंगी कि रीडिंग तुम मेरे साथ ही कर लेना, उतना भी मैं कर लूंगी। देन एंड कस्टम फॉर ऑल द स्टूडेंट विल बी अपलोडेड ऑन। सुबह की क्लास समाप्त। और मैम आपने जो अमेंडमेंट करा है वो सब आ गए राइट, कि उस पर क्या भी है अलग से वीडियो है? आ गया, अलग से अमेंडमेंट वीडियो भी यूट्यूब पे आएंगे, और वही अमेंडमेंट वीडियो के शॉर्ट्स भी होंगे। तो जब एग्जाम टाइम पे फुल अमेंडमेंट वीडियो देखना नहीं, क्योंकि तुम पहले देख चुके होगे, शॉर्ट्स देखना, एक एक मिनट में चैप्टर वाइज सारे अमेंडमेंट का क्विक डिस्कशन रहेगा। तो तुम्हारे लिए क्या 10-15 मिनट में तो तुम एग्जाम टाइम पे एग्जाम हॉल में जाने से पहले भी वो शॉर्ट स्क्रॉल कर सकते, बट ऐसा करना मत, बट एक बता रही हूँ इन केस छूट जाए तो ऐसा भी कर सकते। ठीक है, डन। अब कैन यू टेल मी द एक्सपीरियंस ऑफ द क्लास, कैसा रहा? यस मधु, पहले तुम बोल लो क्योंकि तुम्हारा ऑफिस का टाइम। मैम मेरा है ना आईडीटी को लेके बहुत बड़ा डर था एकदम, एक्चुअली लिटरली बोल रहा, मैंने आईडीटी 2 बार पढ़ चुका हूँ, कस्टम भी मेरा 1 या 2 बार हो चुका है, पर मुझको अभी तक की मतलब डेप्थ ही नहीं आई थी कि कैसा करूँ क्या करूँ। लिटरली क्वेश्चन ऑलमोस्ट अपना कस्टम नहीं हुआ है, बाद में होगा, इसमें भी कुछ चैप्टर नहीं हुए हैं, पर फिर भी डर निकल गया खुद से समझने का कि कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि अभी जो क्वेश्चन बुक रहेगी अपनी क्वेश्चन बुकलेट उतना कर लिया, और ये एक बार समरी बुक जैसे हो गया तो हो जाएगा, लगता है निकल जाएगा। बस टाइम कम है, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। अभी ये क्लास खत्म हो गई ना, अब सोच रहा मैं डीटी लगाऊँ भी नहीं, डीटी में सेल्फ करूँ, ज़्यादा स्पीड से करता हूँ मैं खुद से, क्लास में मेरा स्लो हो जाता है। तो अभी ठीक है, थैंक यू उसके लिए। हाउ वाज योर लिंकेज? लिंक मैं खुद ही बना रहा हूँ, आप जैसा बताया ना वैसा, बहुत अच्छा लगा उसके लिए। सही में इस तरह से इसको सोचा नहीं कभी मैंने कि रहता है करके। बस एक चीज और याद रखना, लिंकेज इंपॉर्टेंट तो है, नो डाउट, आईडीटी इज ऑल अबाउट लिंकेज एज आई से, बट एक चीज याद रखना,
क्लासेस तब तक हेल्प नहीं करेगी जब तक खुद रीडिंग करके लिख के तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। वो चीज करना। और क्यूमुलेटिव रिवीजन जो मैं बार बार बोलती हूँ, बिना देखे रिवाइज करते रहना। क्योंकि मैं एक और चीज बता देती हूँ मधु, तुम्हारी वीकनेस क्या है जो मैंने ड्यूरेशन में नोटिस की। तुम्हारी वीकनेस ये है कि तुम बहुत क्विकली आंसर एकदम से समझते नहीं हो। बस वो एक चीज आ गई ना दिमाग में, अरे ये रजिस्टर्ड पर्सन था, बस लिंक कर दिया। आगे का भी समझो कि रजिस्टर्ड पर्सन के आगे कंफ्यूजन क्या दिया। तो हो सकता है वो रजिस्टर्ड पर्सन कीवर्ड ही इंपॉर्टेंट नहीं है। तो तुम्हारी प्रॉब्लम है क्विक जजमेंट, वो नहीं करना। ठीक है, तो डोंट डू दैट। और लिख के करो, बिना देखे करो, हेल्प करेगा। नाउ रिगार्डिंग द चैप्टर्स, 2-3 चैप्टर जो नहीं किए वो एक्चुअल में C+ कैटेगरी, इसीलिए वो यूट्यूब पे दे रही। क्योंकि मुझे कुछ नहीं, तुम चाहो तो लाइव अटेंड कर लेना, शाम को ही रिकॉर्डिंग करूंगी। एनीवन कैन अटेंड लाइव, बट उससे पहले A कैटेगरी तो कर लो। ऐसा, क्योंकि मेरे साथ करके भी तुम लर्न नहीं करोगे उसको। तो वो A कैटेगरी वाले क्या करो, वैसे कर लो जो तुम प्रॉपर कर सकते हो। एज आई सेड कि मैं तुम्हें प्लानर दूंगी, उस प्लानर में भी लिखा होगा ABC क्या, कौन से सेक्शन, चैप्टर वाइज सेक्शन ABC लिखे होंगे उसमें। ठीक है। यस चिराग, सबसे मैम अच्छा एक्सपीरियंस तो अच्छा है, पर कैसे अप्लाई करूंगा अभी वो है कि चलो आपने मैम पढ़ा लिया, पर अभी मैं कैसे अप्लाई करूंगा। ट्राई की बेस्ट एप्लीकेशंस है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने जब फर्स्ट ग्रुप दिया तो मेरे से सब नहीं हुआ था, तो मैंने खाली कॉन्सेंट्रेट SFM पे किया था, तो आई गॉट द 58। तो मतलब अभी जो नवंबर अटेम्प्ट था, तो मैं ट्राई करूंगा कि DT तो अभी नहीं करूंगा, कल से अभी आप सब नोट्स एक बार शेयर कर देना मैम, जो बोर्ड्स नोट्स है। मेरा प्लानिंग ऐसा है कि 10th Feb से बैठूंगा, तो मैक्स टू मैक्स की एक रीडिंग जो आपने सब कराया थियरी पैक, क्योंकि अभी मैंने लास्ट दिन जितने भी आप दिन छुट्टी थे तो मैंने सप्लाई RCM सबके क्वेश्चंस एक बार लिख के उनका थियरी सब बना के मतलब समरी बना दिया कि भाई अभी नहीं याद रहा तो उतना पढ़ के ये क्वेश्चन को वापस रिपीटेड कर लूंगा। ट्राई मैक्सिमम कि जितना हुआ एंड ऑफ द डे ऐसा। Okay. And what was your experience for the class, specifically regarding? मैम टू गुड्स, जितने भी लिंकेज थी और इजीली मतलब अभी आपने जैसे पढ़ा है वही हिसाब से फ्लो में पढ़ूंगा नेक्स्ट 30 डेज। तो आई बिलीव कि चलो DT नहीं हुआ तो कुछ नहीं, पर एक पेपर भी शांति से और SFM भी दूंगा, तो स्लोली स्लोली नवंबर में प्रिपेयर हो जाऊंगा कि भाई 8 पेपर के लिए प्रिपेयर हो जाऊंगा, 6 पेपर के लिए ऐसा। That means, can I say fruitful? या मैम डेफिनेटली फ्रूटफुल डेफिनेटली। यस मैम। मैम तभी तो इतनी डांट खाए बाद में आखिरी तक बैठा हूँ मैं। जिंदगी में कुछ याद नहीं रहा कहीं है, पर ट्राई करूंगा कि मैम DT में IDT में इस बार वापस 60 के प्लस आऊंगा, ऐसा ट्राई करूंगा मैक्स टू मैक्स करो। मैक्स। मैं एक ही चीज बोलूंगी, जब तक तुम लोग रुक के प्रैक्टिस कर लोगे ना, हाँ बस और वही मैंने। जैसे एक आध बार मैं बीच में तुम्हें लाइव फिर से कनेक्ट करवाऊंगी। कब करवाऊंगी? जब मुझे तुम्हें बताना होगा पेपर एनालिसिस। पहले तुम एक बार आ तो जाओ उस पोजीशन पे, थोड़ा बहुत तुम लोग पढ़ लो, फिर मैं तुमको पेपर एनालिसिस के लिए एक बार आधे घंटे के लिए जरूर कनेक्ट करूंगी, ताकि तुमको पेपर का फ्लो पता चल जाए। ठीक है, चलो ओके। सो इट वाज थैंक यू। वेरी गुड। और जो मैंने डाटा उसके लिए कोई सॉरी नहीं, किसी को सॉरी नहीं। तुम लोग बस अच्छे से पढ़ो, ठीक है? और कभी भी प्रॉब्लम आए तो यू कैन कनेक्ट। ठीक ठीक है। ओके, बाय बाय। या मैम बाय बाय।